यस पीपल, डन विथ योर ब्रेक। आप लोगों का ब्रेक हो गया। ब्रेक के बाद वापस का स्वागत है। मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 में और क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में कोई डाउट? नो डाउट। चलिए, मुझे एक बात बताइए, इधर देखिए सब लोग, मुझे एक बात बताइए, जैसी कोई एसएससी है, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है? ऐश्वर्या शर्मा, सब क्लियर? क्लियर मतलब दिमाग में गया है ना, या दिमाग में से क्लियर? दिमाग में गया है ना? हाँ, चलो इधर देखो, मुझे एक बात बताओ। एक जैसे कंपनी है जिसका नाम है बीबी प्राइवेट लिमिटेड, हमने रिटर्न फाइल किया था और आरओआई में हमारा इनकम 15 लाख था। आरओआई में हमारा इनकम 15 लाख था। हमारा इंटीमेशन आया, इंटीमेशन में इनकम 20 लाख हो गया। ये 143(1) का इंटीमेशन था, 20 लाख हो गया। उसके बाद में इंटीमेशन में हमारा इनकम 20 लाख हो गया। उसके बाद 143(3) स्क्रूटनी असेसमेंट हुआ और स्क्रूटनी असेसमेंट में हमारा इनकम 27 लाख हो गया। मुझे एक बात बताइए, ये जो 27 लाख हुआ, इस एग्जांपल में मुझे बताइए अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना है? मुझे एक बात बताइए, इस एग्जांपल में अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना है? इस एग्जांपल में अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना है? अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना है? तो मैं बोलूं, ये जो बड़ा है, दिस इज नॉट अ अंडर रिपोर्टेड इनकम, ये अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं है। लेकिन इसके बाद जो ये 7 लाख बड़ा है, ये 7 लाख आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम है। ये आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम है 7 लाख, ठीक है? 7 लाख इज अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब मुझे एक बात बताओ, इस 7 लाख पे टैक्स कैसे निकालते हैं? तो टैक्स निकालने के लिए उन्होंने क्या बोला है? 7 लाख पे टैक्स कैसे निकालेंगे? तो क्या इन्होंने ऐसा बोला कि आप पहले 27 लाख पे टैक्स निकालो और फिर 20 लाख पे टैक्स माइनस कर दो? इफेक्टिवली तो यही बोला है, बट उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने आपको यह बोला कि आप पहले टैक्स निकालो 20 लाख प्लस अंडर रिपोर्टेड इनकम, एंड गाइस इसमें से माइनस कर दो टैक्स किस पे? 20 लाख पे। ऐसा बोला है ना भाई? ऐसा ही तो बोला है। आपको क्या बोला कि भाई जो आपका पहले इंटीमेशन में इनकम था, उसमें अंडर रिपोर्टेड इनकम 7 लाख को ऐड करो और उस पे टैक्स निकालो 27 लाख, और माइनस 20 लाख पे जो टैक्स आएगा वो लेस करो। ऐसा बोला है ना? हाँ, 20 लाख प्लस 7 लाख पे टैक्स निकालो 27 लाख, और माइनस है वो 20 लाख पे टैक्स है वो माइनस कर दो। अब आप बोलोगे इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा क्यों बोला है? ऐसा इसके लिए बोला कि एक सेक्शन जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये जो सेक्शन पढ़ रहे हैं 270A, इसका एक सब सेक्शन 6 होता है, और सब सेक्शन 6 ये बोलता है कि कहीं कहीं पे क्या होता है कि आपकी जो इनकम बढ़ती है उसमें से हो सकता है कि अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं है। देयर में बी पॉसिबिलिटी कि मान लो फॉर एन एग्जांपल, यहां पे आपकी इनकम जो बढ़ी वो इनकम आपकी 7 लाख बढ़ी, बट मान लो इस 7 लाख में से 2 लाख ऐसा है जो 2 लाख रुपीज है, वो मान लो अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं है। अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं है बट वो बढ़ा है। ऐसे कुछ एडजस्टमेंट रहते हैं जिसमें इनकम तो इंक्रीज हुआ है बट लॉ मेकर्स बोलेंगे वो अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं है। तो 2 लाख अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं है, तो यहां पे मैं बताऊं आपका सिर्फ 5 लाख है वो ही अंडर रिपोर्टेड इनकम होगा। तो अब ये 5 लाख पे टैक्स कैसे निकालोगे? इसके लिए मैं बार बार बोल रहा था कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 27 लाख पे टैक्स निकालो माइनस 20 लाख लेस कर दो, 20 लाख पे टैक्स में लेस कर दो, तो गड़बड़ हो जाएगी ना।
क्योंकि यहां पे 7 लाख आपका इनकम बढ़ा, बट 7 लाख में से फॉर एन एग्जांपल एक सेक्शन होती है 270A सबसेक्शन 6, और वो ये बोलती है कि कुछ इंक्रीज इन द इनकम हुआ है, बट ये अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं माना जाएगा। तो ये अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं माना जाएगा। तो यहां पे मुझे आप एक बात समझिए, मान लो 2 लाख ड्यू टू द 270A6 हुआ है, तो ये 270A6 की वजह से 2 लाख इज नॉट अंडर रिपोर्टेड इनकम, तो अब आपका 5 लाख अंडर रिपोर्टेड इनकम है सिर्फ। तो अब आप 5 लाख पे टैक्स कैसे निकालोगे? आप एक काम करो, 20 लाख प्लस 5 लाख अंडर रिपोर्टेड इनकम मींस 25 लाख पे टैक्स निकाल दो, और फिर आप 20 लाख पे जो टैक्स आता है वो माइनस कर दो, तो ये तुम्हारा 5 लाख पे टैक्स आ जाएगा। दिस विल बी द टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। दैट इज द रीजन व्हाई लॉ मेकर टोल्ड इन दिस वे। दिस इज द रीजन व्हाई लॉ मेकर्स ने ऐसा लिखा है इस वे में, क्योंकि हो सकता है बहुत बार इनकम आपका बड़ा है, बट दिस इज नॉट अंडर रिपोर्टेड इनकम। हो सकता है शीनम, मैं जो बोल रहा हूं समझ रही हो मैं क्या बोल रहा हूं, कि भैया आप जो है बहुत बार ऐसा हो सकता है कि इनकम बड़ा है बट ये अंडर रिपोर्टेड नहीं है, अंडर रिपोर्टिंग में नहीं आएगा ड्यू टू सेक्शन 270A6। जैसे हर जगह क्या बोल रहे थे वो, कि दिस इज नॉट ड्यू टू 270A6, नॉट ड्यू टू 270A6, बट मान लो ये अंडर रिपोर्टेड इनकम 270A6 की वजह से नहीं है करके, यहां पे मान लो ये 2 लाख रुपीज है, वो 270A6 की वजह से यहां अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं है, तो ओनली 5 लाख इज अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब आप 5 लाख पे टैक्स कैसे निकालोगे? तो आप 20 लाख प्लस 5 लाख करके और आप टैक्स निकाल दीजिए, फिर आप 20 लाख पे टैक्स आता है वो माइनस कर दीजिए, जो बचेगा दैट इज कॉल योर टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। दैट इज कॉल योर टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यू अंडरस्टूड माय पॉइंट और नॉट? यस। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं उसी वाले पार्ट पे। आपका इसमें पार्ट नंबर डी है जो अभी तक बचा है, जो मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहां पे लेके जा रहा हूं सेक्शन 270A6 पे, और ये सेक्शन देखिए क्या बोलती है। ये सेक्शन बोलती है कि केसेस नॉट इंक्लूडेड विद इन द स्कोप ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम अंडर सेक्शन 270A। 270A का अंडर रिपोर्टेड इनकम में ये नहीं आएगा, मतलब इस केसेस में अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं माना जाएगा। कौन कौन से केसेस में? तो कौन कौन से केसेस में वो 2 लाख अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं है, उस पर टैक्स आएगा बट पेनल्टी नहीं आएगा। भाई गुंजन तिवारी, ये लड़की जो है आधे घंटे बाद पूछती है, ठीक है, वो जो 2 लाख है वो 2 लाख अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं है, तो उस पर पेनल्टी नहीं आएगा। जो टैक्स आना है वो टैक्स वगैरह तुम्हारा आएगा अलग से, बट पेनल्टी पर्पस के लिए टैक्स में उसको नहीं लेंगे, मतलब उस पर टैक्स पे पेनल्टी नहीं आएगा इन सिंपल वर्ड। तो टैक्स जो 5 लाख पे अलग से निकालोगे ना, 5 लाख पे पेनल्टी आएगा। चलिए देखिए कौन से ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आपका ये अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं माना जाएगा। सबसे पहला, अमाउंट ऑफ द इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द असेसी ऑफर एन एक्सप्लेनेशन। मान लो असेसी ने एक्सप्लेनेशन दे दिया, कौन से केसेस में? तो देखिए आगे कंडीशन दे रखी है कि एओ सीआईटी पीसीआईटी जेसी अपील या सीआईटी अपील इज सेटिस्फाइड दैट द एक्सप्लेनेशन इज बोनाफाइड एंड ऑल द मटेरियल फैक्ट हैव बीन डिस्क्लोज टू द सब्सटेंशिएट द एक्सप्लेनेशन। मतलब असेसी की इनकम बड़ी है बट असेसी ने यहां पे एक्सप्लेनेशन दे दिया और वो बोनाफाइड एक्सप्लेनेशन है, तो बोनाफाइड एक्सप्लेनेशन है और ये लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं असेसी की एक्सप्लेनेशन से कि ये बोनाफाइड एक्सप्लेनेशन है एंड ऑल मटेरियल फैक्ट हैव बीन डिस्क्लोज टू सब्सटेंशिएट द एक्सप्लेनेशन। तो उस पर्टिकुलर केस में ये तुम्हारा जो है वो यूआरआई नहीं माना जाएगा, अंडर रिपोर्टेड इनकम में नहीं आएगा। दूसरा, अमाउंट ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एन एस्टीमेट, डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एन एस्टीमेट, और अमाउंट ऑफ अंडर रिपोर्टेड डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एन एस्टीमेट, दोनों चीजें सेम है। दूसरा और तीसरा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। यहां पे क्या बोला है पॉइंट नंबर 2 में कि अकाउंट्स आर करेक्ट एंड कंप्लीट, मींस असेसी के अकाउंट्स करेक्ट थे, कंप्लीट थे, टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द आईटी अथॉरिटी, बट द मेथड एम्प्लॉयड इन सच दैट द इनकम कैन नॉट बी प्रॉपरली डिड्यूस देयर फ्रॉम। मींस असेसी के अकाउंट है वो कंप्लीट थे, करेक्ट थे, बट असेसी ने कोई मेथड लिया था और डिपार्टमेंट जो मेथड बोल रहा है वो मेथड कुछ अलग था। मींस असेसी का यहां इंटेंशन कोई गलत नहीं था, यहां पे एस्टिमेशन बेसिस पे मान लो असेसी ने कोई मेथड एम्प्लॉयड किया था वो अलग था, डिपार्टमेंट बोल रहा है अलग मेथड है और उसकी वजह से इनकम बढ़ी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। नॉर्मली आप वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर्मूला ले सकते हैं एज वेल एज आप फीफो मेथड भी ले सकते हैं। अब असेसी ने मान लो फीफो मेथड लिया था, एओ बोलता है वेटेड एवरेज, अब वेटेड एवरेज की वजह से आपकी इनकम बढ़ गई। तो यहां पे तो देखिए ना, अमाउंट ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टीमेट की वजह से हुआ,
accounts are correct and complete to the satisfaction of IT authority, but the method employed in such that the income cannot be properly deduced therefrom. And second, assessee has on his own estimated a lower amount of addition or disallowance on the same issue and has included such amount in computation of his income and disclose all the fact material to the addition or disallowance. अब एक और चीज समझना, बहुत सारी चीजें एस्टिमेटेड बेसिस पे डाली जाती है। अब एस्टिमेटेड बेसिस पे असेसी ने मान लो एस्टिमेट है वो थोड़ा लोअर किया था, डिपार्टमेंट बोलता है नहीं एस्टिमेटेड हायर होना चाहिए, और उसकी वजह से अगर कोई इनकम बढ़ गई, फॉर एन एग्जांपल वारंटी का प्रोविजन बनाया। अब वारंटी का प्रोविजन जो है वो अलाउ होता है, वारंटी का प्रोविजन है वो अलाउ होता है। अब वारंटी का प्रोविजन बनाया और मान लो एसएससी ने जो प्रोविजन बनाया था वो 5% बनाया था, डिपार्टमेंट बोलता है नहीं नहीं 3% ही आपका वारंटी का प्रोविजन होना चाहिए। तो यहां पे प्रोविजन जो वारंटी का था वो चेंज हो गया, उसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ गई, तो इसमें कोई इंटेंशन आपका गलत थोड़ी था, तो ये अंडर रिपोर्टेड इनकम में नहीं आएगा। तो इसमें आपको कोई इतना याद नहीं रखना, ये एग्जाम में कोई आएगा नहीं कि कौन कौन सा अंडर रिपोर्टेड इनकम में नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट तो क्या था, ऐसा कोई आने वाला क्वेश्चन, ऐसा थियोरेटिकली इतना बड़ा क्वेश्चन कोई आने वाला नहीं है, बट आप सर जस्ट प्रैक्टिकल लाइफ वगैरह के लिए चीजें याद रख सकते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, सबसे पहला कि ये केसेस ऐसे हैं जो अंडर रिपोर्टिंग में नहीं आएंगे, आपकी इनकम बढ़ रही है बट अंडर रिपोर्टिंग में नहीं आएगा। पहला तो जब अगर एसएससी ने एक्सप्लेनेशन दे दिया और एक्सप्लेनेशन बोनाफाइड है। दूसरा, अगर मान लो आपकी जो अंडर रिपोर्टेड इनकम है वो एस्टिमेटेड बेसिस पे चेंज हो रही है, मींस यहां पे अकाउंट है वो करेक्ट है, कंप्लीट है टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ आईटी अथॉरिटी, बट मेथड चेंज हो गया या एस्टिमेशन चेंज हो गया और उसकी वजह से आपकी इनकम बढ़ रही है, तो वो तुम्हारे अंडर रिपोर्टेड इनकम में नहीं आएगा। चौथा, amount of underreported income represented by an addition made in conformity with arm length price determined by the TPO। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर है, वो ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर ने अगर मान लो इनकम बढ़ाई, टीपीओ के ऑर्डर की वजह से इनकम बढ़ाई, क्योंकि आर्म लेंथ प्राइस निकाली होगी वो टीपीओ ने निकाली, उसकी वजह से अगर मान लो इनकम बढ़ गई तो वो अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं माना जाएगा। तो वेयर द असेसी हैज मेंटेन इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट, असेसी ने टीपी स्टडी रिपोर्ट बनाया था, डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन सब डिक्लेयर भी किया था, डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन सब एसएससी ने बताया था, बट मान लो हो सकता है मेथड चेंज हो गई, आपने कब मेथड फॉलो की थी, वहां टीपीओ बोलता है नहीं नहीं आपके लिए केस में टीएनएमएम सही है, बट आपने सब फैक्ट बताए थे, हर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बताया था, आपने कुछ गड़बड़ नहीं किया था, तो उस पर्टिकुलर केस में ये अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं माना जाएगा। और लास्ट वाला, अगर अनडिस्क्लोज इनकम सर्च में पकड़ी जाती है, तो उस पर मैंने अभी आज पढ़ाया कि वहां पेनल्टी 271A-B का लग गया है, तो वो तुम्हारा अंडर रिपोर्टेड इनकम में नहीं माना जाएगा और उस पर फिर इस सेक्शन में पेनल्टी नहीं लगेगी। और वहां पे भी ये दे रखा था कि अगर 271A-B में पेनल्टी लग गई है तो 270A में पेनल्टी नहीं लगेगी। तो ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं माना जाएगा, पेनल्टी 270A में नहीं लगेगी। अब एक बात समझना, अंडर रिपोर्टेड इनकम है वही तुम्हारी मिस रिपोर्टेड इनकम बन जाएगी। ये 6 केसेस में आपकी अंडर रिपोर्टेड इनकम है ना वो मिस रिपोर्टिंग बन जाएगी, और अगर मिस रिपोर्टिंग बन गया तो आपकी पेनल्टी 200% होगी। जो टैक्स हमने निकाला था उस टैक्स पे हम क्या कर रहे थे, 50% पेनल्टी लगा रहे थे, वो 50% की जगह आपकी पेनल्टी 200% हो जाएगी। कितने केसेस में, ये 6 केसेस में। तो यहां पे टोटल 6 केसेस है, मतलब अंडर रिपोर्टेड इनकम ही आपकी मिस रिपोर्टिंग हो जाएगी। मिस गंगाधर ये शक्तिमान बन जाएगा, कुल मिला के जो अंडर रिपोर्टेड इनकम है वही मिस रिपोर्टिंग बन जाएगी और उसमें 200% पेनल्टी लगेगी। कब, इन 6 केसेस में आपका मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जाएगा। कब कब समझना, सबसे पहला, फॉलोइंग वुड बी द केसेस इन्वॉल्विंग द मिस रिपोर्टिंग। आप बार बार पूछ रहे थे मिस रिपोर्टिंग क्या, मिस रिपोर्टिंग क्या, तो कब 200% पेनल्टी लगेगी, ये 6 केसेस में। पहला, अगर आपने मिस रिप्रेजेंटेशन या सपरेशन ऑफ द फैक्ट किया है, मींस आपने जो है वो जानबूझ के मिस रिप्रेजेंटेशन किया है या सपरेशन ऑफ द फैक्ट किया है। ये कैसे हो सकता है, जैसे नॉर्मल एलटीसीजी 20% था, आपने 10% में बता दिया, आपने गलत प्रेजेंट किया है। तो जो मिस रिप्रेजेंटेशन या सपरेशन ऑफ द फैक्ट किया है, जैसे एग्जांपल के लिए नॉर्मल एलटीसीजी था आपका 20% वाला, आपने उसको 112A में 10% वाला एलटीसीजी करके रिटर्न में बताया, तो आपने जानबूझ के गलत किया है यहां पे करके, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड योर मिस रिप्रेजेंटेशन और सपरेशन ऑफ द फैक्ट है, तो ये मिस रिपोर्टिंग हो जाएगा, 200% पेनल्टी लगेगी। दूसरा, फेलियर टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मान लो आपने इन्वेस्टमेंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, और इन्वेस्टमेंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया तो यहां पे मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा, एंड एओ ने इस इन्वेस्टमेंट डिस्कवर कर लिया। अब एक बात बताओ, बट मैं आपको सिंपल सी चीज बोलूं ना, देखो एओ ने डिस्कवर किया आपका इन्वेस्टमेंट, तो एओ क्या करेगा, हो सकता है उसको इनकम बना सकता है उस सेक्शन में। अगर वो 115BBE में इनकम बनाता है अंडर सेक्शन 69,
तो अंडर सेक्शन 69 में अगर वो इनकम बनाता है तो फिर उस पे 78% टैक्स लगेगा और 10% उस पे पेनल्टी लगेगी। फिर यहां पेनल्टी नहीं लगेगी, बट अगर मान लो उस सेक्शन में नहीं लिया और वो यहां लेता है तो टैक्स आपका नॉर्मल 30% और उस पे जो पेनल्टी है वो आपका टैक्स पे 200% लगेगी। मिस मोटा मोटी उतना ही हो जाएगा ना, क्योंकि एक बात बताओ, टैक्स आएगा वो 30% आएगा और टैक्स पे आपका 200% पेनल्टी, तो 200% आप करोगे तो 60%, तो कुल मिला के 90% ऐसे भी बन रहा है ना, तो यहां पे भी आपका 90% लग जाएगा करके। ठीक है, तो चलिए आगे क्या दे रखा है, या फिर आपने फेलियर टू क्लेम ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट सब्सटेंशिएटेड बाय एनी एविडेंस। मींस आपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर लिया है जो एविडेंस उसका है ही नहीं, जैसे बोगस बिल ले लिया आपने करके, बोगस बिल ले लिए तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन है और मिस रिपोर्टिंग में आएगा। नेक्स्ट पार्ट, रिकॉर्डिंग ऑफ एनी फॉल्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने बोगस एक्सपेंडिचर डाल दिया, फॉल्स एंट्री डाल दी। फेलियर टू रिकॉर्ड एनी रिसिप्ट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैविंग बियरिंग इन टोटल इनकम। ऐसी कोई रिसिप्ट है जो आपके इनकम में आनी चाहिए थी बट आपने उसको इनकम में नहीं लिया है। या फेलियर टू रिपोर्ट एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर। आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया जो करना चाहिए था। तो ये 6 केस ऐसे हैं जिसमें अंडर रिपोर्टेड इनकम ही आपकी मिस रिपोर्टेड हो जाएगी। कब? या तो मिस रिप्रेजेंटेशन और सप्रेशन ऑफ द फैक्ट है, दूसरा फेलियर टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट है, तीसरा क्लेम ऑफ एक्सपेंडिचर नॉट सब्सटेंशिएटेड बाय द एविडेंस है ही नहीं, या फिर आपने फॉल्स एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की है, या फिर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी ऐसी इनकम को इंक्लूड करना था जो आपने किया नहीं है, जो इनकम में होना चाहिए था। एंड अगर आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया तो उस पर्टिकुलर केस में ये तुम्हारा मिस रिपोर्टिंग का केस बन जाएगा। अब एक चीज समझना, ऑल पीपल पे अटेंशन। ये वाला जो पार्ट है, पार्ट नंबर डी, ये आज तक एग्जाम में कभी आया नहीं है, ठीक है, बट हो सकता है एग्जाम में आ सकता है। ऐसा है नहीं कि एग्जाम में नहीं आया तो नहीं आएगा। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप पे मैट लग रहा है, एएमटी लग रहा है, तो मैट एएमटी लग रहा है। इधर देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, इजीली आप समझ पाओगे। जैसे एक एसएससी है जिसका नाम है बीबी वर्चुअल एलएलपी, ये एलएलपी है, मान लो बीबी वर्चुअल्स एलएलपी। हमने रिटर्न फाइल किया, हमने पहले रिटर्न फाइल किया और रिटर्न फाइल के हिसाब से हमारा टोटल इनकम जो था वो टोटल इनकम फॉर एन एग्जांपल 10 लाख था, टोटल इनकम 10 लाख था। एंड बाबूजी हमारा एडजस्टेड टोटल इनकम एएमटी के लिए एडजस्टेड टोटल इनकम था वो हमारा फॉर एन एग्जांपल 15 लाख था। तो मुझे एक बात बताइए, ये रिटर्न फाइल हुआ था, टोटल इनकम 10 लाख था, एएमटी हमारा 15 लाख था, तो जो दोनों में से हायर रहेगा, एएमटी का रेट क्या रहता है 18.5%, मैट का रेट रहता है 15%, तो यहां एएमटी लगेगा। और एएमटी जो है वो इस पे एडजस्टेड टोटल इनकम पे हमने 18.5% और नॉर्मल वाले पे 30%, जो ज्यादा आया होगा वो पे किया होगा। अब हुआ क्या, आगे जाके मान लो ये हमने रिटर्न फाइल किया था, इसके बाद इंटीमेशन आई 143(1) की, और इंटीमेशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये हमारा 10 लाख है और ये हमारा 15 लाख है, यहां पे कोई चेंज नहीं हुआ। अब एक बात समझना, हुआ क्या, आगे जाके असेसमेंट हुआ 143(3) का, और यहां पे इनकम चेंज हो गई, और यहां पे इनकम चेंज हो गई 17 लाख हो गई नॉर्मल इनकम, एज वेल एज द आपका एडजस्टेड टोटल इनकम, या जो बुक प्रॉफिट बोलते हैं मैट में बोलते हैं बुक प्रॉफिट, वो बढ़ गया, वो भी बढ़ गया। वो 15 लाख से फॉर एन एग्जांपल ये 25 लाख हो गया। तो यहां पे अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना आएगा पता है? यहां पे अंडर रिपोर्टेड इनकम, एक तो तुम्हारा ये 7 लाख अंडर रिपोर्टेड इनकम है, ये 7 लाख जो है ये अंडर रिपोर्टेड इनकम है, और दूसरा बाबूजी ये 10 लाख जो है ये आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम है। तो अगर कोई पूछे आपसे कि अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना है, तो आपका टोटल 17 लाख है वो अंडर रिपोर्टेड इनकम है, टोटल 17 लाख है वो आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम है, और इस 17 लाख पे जो टैक्स आएगा उस पे आपको पेनल्टी लगेगी 50% या 200%। तो देखो, अगर आपका असेसमेंट में नॉर्मल इनकम जो बढ़ा वो तो अंडर रिपोर्टेड इनकम है ही है, एज वेल एज द अगर मान लो आपका
जो एएमटी में एडजस्टेड टोटल इनकम या मैट में बुक प्रॉफिट बढ़ा, वो भी अंडर रिपोर्टेड इनकम है। तो यहां पे टोटल अंडर रिपोर्टेड इनकम है वो आपका 17 लाख होगा। लेकिन यहां पे एक चीज समझना, टोटल अंडर रिपोर्टेड इनकम 17 लाख होगा, लेकिन इस 17 लाख पे टैक्स कैसे निकालोगे? तो पहले तो 7 लाख पे टैक्स कैसे निकालोगे? तो 7 लाख पे टैक्स निकालने के लिए मैं आपको बोलूं, यहां पे 17 लाख पे टैक्स कैसे निकालोगे? तो पहले मैं लेता हूं, ये एलएलपी है, एलएलपी का टैक्स रेट होता है 30%, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टैक्स लेता हूं टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। तो इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपन ने नॉर्मल स्टैंडर्ड से चलेंगे, 10 लाख प्लस 7 लाख पे टैक्स निकालेंगे और उसमें से 10 लाख पे टैक्स आएगा वो लेस कर देंगे। भाई बड़ा सिंपल है कि अपन क्या करेंगे, 10 लाख प्लस 7 लाख मतलब 10 लाख प्लस अंडर रिपोर्टेड इनकम है उस पे अपन टैक्स निकालेंगे और उसमें से 10 लाख पे जो टैक्स आएगा वो लेस कर देंगे। यहां पे भी क्या करेंगे, 15 लाख प्लस 10 लाख 25 लाख पे टैक्स निकालेंगे और 25 लाख में से जो 15 लाख पे टैक्स आएगा वो लेस कर देंगे। तो देखो हम टैक्स कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले मैं यहां पे लूंगा टैक्स ऑन असेस्ड इनकम, असेस्ड इनकम, टैक्स ऑन असेस्ड इनकम दिस 17 लाख करके, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैं पहले 17 लाख पे टैक्स ले रहा हूं, तो 17 लाख पे आपका टैक्स कितना आएगा 30% की रेट से? बताओ मुझे, 30% की रेट से 17 लाख मल्टीप्लाई बाय 30% प्लस 4%, तो मैं बोलूं 5,30,400 आया। सो 5,30,400 आ गया, इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी कर लिया हमने, तो 5,30,400 आया। शीनम यहां पे 17 लाख पे जो टैक्स है प्लस 17 लाख पे 30% प्लस 4%, 5,30,400 आया। माइनस कर दीजिए टैक्स, टैक्स ऑन इनकम अंडर सेक्शन 143(1), और उसमें एक्चुअली लिखते टाइम लॉ मेकर्स ने क्या लिखा है कि ये जो इनकम है माइनस अंडर रिपोर्टेड इनकम को अलग कर दीजिए। तो अंडर रिपोर्टेड इनकम को अलग कर देंगे तो आपके 10 लाख पे टैक्स आएगा, तो 10 लाख पे आप टैक्स निकालिए, तो 10 लाख पे आपका टैक्स आएगा 30% प्लस 4%, 3,12,000। हाँ भाई 3,12,000 आ रहा है, 3,12,000, तो 3,12,000। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपका कितना आया, that is 5,30,400 माइनस 3,12,000, इट्स कम्स टू द 2,18,400। हाँ भाई सही है। हाँ ये तो हो गया इस पे। अब एक बात बताओ, आपका जो बुक प्रॉफिट और एडजस्टेड टोटल इनकम बढ़ा, इस पे भी 10 लाख पे टैक्स निकालना पड़ेगा। तो 10 लाख पे टैक्स कैसे निकालेंगे, पहले 25 लाख पे टैक्स निकाल दो। तो देखो आप एक काम करो, पहले 25 पे टैक्स निकाल दो, तो टैक्स ऑन आपका जो एडजस्टेड टोटल इनकम है 143.3 में कितना है 25 लाख, तो पहले 25 लाख पे टैक्स निकालो। तो 25 लाख मल्टीप्लाई बाय आपका 18.5% होता है, तो 25 लाख मल्टीप्लाई बाय 18.5% प्लस 4%, तो ये आपका आ गया 4,81,000। हाँ भाई 4,81,000। एंड गाइस इसमें से लेस कर दो टैक्स ऑन एडजस्टेड टोटल इनकम एज पर 143(1), वो कितना था 15 लाख था, तो 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 18.5%, तो 15 लाख पे आप एक काम करो 18.5%, 5%, इट्स कम्स टू द 277,500 प्लस 4% कर दीजिए, तो आई थिंक यहां पे 288,600 आ रहा है, इसको लेस कर दो, तो 481 माइनस 288,600, तो ये आपका आ जाएगा 192,400। हाँ भाई 192,400 सही बोल रहा हूं। तो मैं एक बात बताऊं, अब ये जो टैक्स आया ना इस पे भी 50% पेनल्टी ले लो, और ये जो टैक्स आया इस पे भी 50% पेनल्टी ले लो, अगर ये अंडर रिपोर्टिंग का केस है। तो ये अंडर रिपोर्टिंग का केस है, तो उस केस में भैया इस पे भी आपका 50% पेनल्टी और इस पे भी आपका 50% पेनल्टी, मतलब जितना बुक प्रॉफिट बढ़ा, एडजस्टेड टोटल इनकम बढ़ा, जितना आपका नॉर्मल टोटल इनकम बना वो बढ़ा, वो टोटल कर दीजिए, ये भी आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम है, और टोटल 17 लाख पे फिर ये जो टैक्स आया इस पे आपको पेनल्टी लेना पड़ेगा 50% या फिर 200%। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक चीज समझना, लॉ मेकर्स फिर एक चीज बोलते हैं कि अगर मान लो एक सेकंड है, लास्ट 1 मिनट और उसके बाद ये कंप्लीट, 1 मिनट है सिर्फ। लॉ मेकर्स बोलते हैं
कि यहां पे जो बुक प्रॉफिट बढ़ा ना, या एडजस्टेड टोटल इनकम जो बढ़ा, अगर यहां पे जो बढ़ा 10 लाख और यहां पे जो 7 लाख बढ़ा, अगर ये दोनों चीजें एक ही एडजस्टमेंट की वजह से बढ़ी है, मतलब ये जो कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से दोनों ही इंक्रीज हुआ है, तो उसको सिर्फ यहां के इंक्रीमेंट में लेना है, यहां के इंक्रीमेंट में नहीं लेना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आप समझेंगे, समझना। आप, मैं एक एग्जांपल में दे रहा हूं, आप समझेंगे। मान लो फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने क्या किया कि कुछ मैट की बात कर रहा हूं, मैट में आपने 2,50,000 का इनकम टैक्स पे किया था, इनकम टैक्स पे किया था, जो कि आपने पीएनडल के डेबिट में डाला था। पीएनडल, ये पीएनडल है, इसके डेबिट में आपने इनकम टैक्स पे किया था, वो 250 डाला था। अब एओ ने इसको डिसअलाउड किया, एओ बोलता है इनकम टैक्स अलाउ नहीं होगा। तो इनकम टैक्स आपके नॉर्मल टैक्स में भी अलाउ नहीं होगा, नॉर्मल इनकम टैक्स में भी इनकम टैक्स इज नॉट अलाउड। एज वेल एज आपको पता है जो बुक प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है वो बुक प्रॉफिट में भी अलाउ नहीं होगा, और वहां पे भी आपने अलाउ कर दिया था। तो एओ दोनों जगह 250 को ऐड करेगा। अब एक बात बताओ, ये 250 का जो एडिशन है वो 2,50,000 का एडिशन इधर 7 लाख में भी है और इधर 10 लाख में भी है, बट वो सेम है। तो भाई दो दो जगह, अगर आपकी गलती एक थी तो आप दो दो जगह अंडर रिपोर्टेड इनकम में उसको लोगे, वो गलत है ना। तो यहां पे फिर लॉ मेकर्स बोलते हैं एक काम करो, जब 250 का एडिशन इसमें आ गया, नॉर्मल इनकम जो बढ़ा उसमें आ गया, तो फिर ये बुक प्रॉफिट बढ़ा इसमें नहीं आएगा। इसका मतलब यहां पे फिर आपका जो 250 है वो लेस हो जाएगा, और यहां पे फिर आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम है वो 7,50,000 ही होगा। मींस यहां पे अगर मान लो इसमें कोई एडजस्टमेंट और इसमें सेम एडजस्टमेंट है, मतलब सेम एडजस्टमेंट की वजह से नॉर्मल इनकम भी बढ़ी है एज वेल एज बुक प्रॉफिट या एडजस्टेड टोटल इनकम भी बढ़ा है, तो भैया अगर सेम एडजस्टमेंट की वजह से बढ़ा है, ये भी सेम एडजस्टमेंट, ये भी सेम एडजस्टमेंट की वजह से बढ़ा है, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर वो यहां पे आ चुका है तो यहां पे आपका उसमें नहीं आएगा, यहां पे आपका नहीं आएगा। इसका मतलब यहां पे फिर आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम 7,50,000 ही आएगा। तो आप क्या करोगे, 15 लाख प्लस 27,50,000 पे पहले टैक्स निकालोगे, फिर 15 लाख पे टैक्स निकाल के आप लेस कर दीजिए करके, ठीक है, और फिर जो आता है उसका 50% आपको पेनल्टी लेना है। अब एक बात बताऊं, इससे रिलेटेड आज तक एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ना आईसीआई ने कोई एग्जाम्पल दिया है, बट एग्जाम्पल सीएमए इंस्टीट्यूट ने दिया है। सीएमए इंस्टीट्यूट इस चीजों में बड़ी एडवांस है करके, सीएमए, सीएमए फाइनल मॉड्यूल, और सीएमए के एग्जाम में, मतलब सीएमए के मटेरियल में, फाइनल वाले मटेरियल में दे रखा है। तो मैं आपको फाइनल स्टडी मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 2 में आता है, ग्रुप 1 में आता है, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। या सो दिस इज द मटेरियल ऑफ द सीएमए इंस्टीट्यूट। सीएमए इंस्टीट्यूट ने एक जगह एग्जांपल दिया है इसका, और सीएमए इंस्टीट्यूट ने इसका एग्जांपल दिया है, अपनी सीए इंस्टीट्यूट ने कहीं पे भी नहीं दिया है। कहां पे, कौन से टॉपिक में दे रखा है मैं आपको बताऊं। ये कहां दे होगा, पेनल्टी में यहां सर्च नहीं कर सकता। अच्छा, पेनल्टी प्रोसिक्यूशन 225 पेज नंबर। ये अंडर रिपोर्टेड इनकम का पॉइंट, और ये रहा एक क्वेश्चन जो इन्होंने दे रखा है। ये वाला क्वेश्चन,
मैं एक काम करता हूँ, अपने उसमें ले लेता हूँ क्लास नोट्स में, जिससे कि आपको समझ जाएगा। तो इधर से मैं क्लास नोट्स में ले लेता हूँ। सीए में और सीए का दोनों का सिलेबस सेम है। आंसर इज यस, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। भाई कहाँ चला गया रे? चलो इधर देखना, 1 मिनट। हाँ चलो मैं एक काम करता हूँ, आपके क्लास वाले नोट्स में वो डाल दे रहा हूँ, ठीक है? तो आपको क्या होगा ना, अगर मान लो कभी रिवाइज करना है या क्या पढ़ाया था तो आपको समझ आ जाएगा। और अभी अपन इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 3, दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 4, और ये 4 का सॉल्यूशन। चलो अब इधर देखिए, आपको समझ जाएगा 1 मिनट में। इधर देखिए, आपसे पूछा है, ऑल पीपल पे अटेंशन, आपसे पूछा है हिमालय। चलिए इधर देखिए, स्कूल की टेक्स्ट बुक जैसा लग रहा है ना इनका मॉड्यूल, या मस्त वाला है ना। तो देखिए सबसे पहले, कंप्यूट द पेनल्टी लेविएबल अंडर सेक्शन 270A इन केस ऑफ द एक्स लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल। तो एक्स लिमिटेड से रिलेटेड कुछ डिटेल दे रखी है, कंपनी है, इन्होंने क्या किया था, टोटल इनकम इनकी 80 लाख थी, और टोटल इनकम पे टैक्स जो है ये रिटर्न ऑफ इनकम था। अब एक बात बताओ, इनको रिटर्न ऑफ इनकम नहीं देना चाहिए था, इनको रिटर्न ऑफ इनकम दिया तो फिर यहाँ पे इंटीमेशन का इनकम देना चाहिए था। तो बट मैं मानता हूं कि ये रिटर्न ऑफ इनकम है, यही तुम्हारा इंटीमेशन में भी गया होगा 143(1) में। तो 143(1) का भी सेम इनकम है, मान लो 80 लाख है। अब 80 लाख पे टैक्स कैसे निकाला, तो 80 लाख का 30% प्लस 4%। सो यहां 80 लाख का 30% प्लस 4% करके, और इतना टैक्स आता है, ये रिटर्न इनकम पे टैक्स था। और आपकी असेस्ड इनकम में क्या हुआ, असेस्ड में आपकी इनकम बढ़ गई, तो असेस्ड इनकम जो है वो 1 करोड़ 20 लाख हो गई, ये आपका 143.3 हो गया। तो 143.3 में आपकी इनकम 1 करोड़ 20 लाख हो गई, तो मैं बोलूं आपकी 40 लाख इनकम बढ़ गई। तो और आपका 1 करोड़ 20 लाख पे टैक्स कैसे आया, तो 1 करोड़ 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 30%, दैट इज दैट 36 लाख, प्लस आपका 7% हेल्थ एंड सरचार्ज 7% प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सो 40 लाख 6080 इतना टैक्स आ गया आपकी 1 करोड़ 20 लाख की इनकम पे। अब एक बात बताओ, आपका बुक प्रॉफिट पहले जो था वो 2 करोड़ था, और अब आपका बुक प्रॉफिट असेसमेंट में 2 करोड़ 10 लाख हो गया, और 2 करोड़ पे टैक्स कैसे निकाला, 15% टैक्स निकल लेते हैं। तो बुक प्रॉफिट पे टैक्स है वो 15% लिया, और टैक्स ऑन टोटल इनकम है वो 30% लिया। तो यहां पे 2 करोड़ पे आप अगर 15% लेंगे तो आपका 30 लाख आता है, प्लस आपका 7% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सो 33,38,400 आ गया। और यहां पे 2 करोड़ 10 लाख पे निकालेंगे तो इतना टैक्स आएगा। अब एक बात बताओ, अगर आपसे कोई यहां पूछे कि अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना है, तो अंडर रिपोर्टेड इनकम में आप क्या बात करोगे, एक तो बेटा ये 40 लाख का अंडर रिपोर्टेड इनकम है, और एक तुम्हारा जो बुक प्रॉफिट बढ़ा 10 लाख, ये भी तो अंडर रिपोर्टेड इनकम है। ये जो 10 लाख का बुक प्रॉफिट बढ़ा, ये भी तुम्हारा अंडर रिपोर्टेड इनकम है, तो टोटल अंडर रिपोर्टेड इनकम है वो 50 लाख है।
टोटल अंडर रिपोर्टेड इनकम है वो आपका 50 लाख है। 40 लाख तो ये है जो आपका असेसमेंट में इनकम बढ़ा और असेसमेंट में बुक प्रॉफिट बढ़ा, तो टोटल अंडर रिपोर्टेड इनकम आपका 50 लाख है। अब ये 50 लाख पे पेनल्टी कैसे आएगा? तो पहले तो आप एक काम करिए, ये 1 करोड़ 20 लाख पे टैक्स जो आया और इसमें से ये टैक्स को लेस कर दीजिए। तो आप एक बात समझिए, इस टैक्स का डिफरेंस कितना है? बड़ा सिंपल है। तो इस मतलब निकालते टाइम उन्होंने वही बोला है कि आप एक काम करो, 80 लाख रिटर्न इनकम लीजिए, 80 लाख प्लस आप 40 लाख पे टैक्स निकालिए, तो और माइनस 80 लाख पे टैक्स है वो लेस कर दीजिए। तो इनका डिफरेंस आया 4006080 माइनस 24,96,000। सो इट्स कम्स टू द, आपका कितना आता है यहाँ पे? आई थिंक आपका 15,10,000 आता है। कितना आता है रे? 24 लाख, सॉरी 4006080 माइनस 2496, सो ये आपका 15,10,000 समथिंग आएगा। या तो ये आया 15,10,000 80, और ये कितना आया इसका डिफरेंस? इसका डिफरेंस आया 35,05 320 माइनस 38,400, तो ये आया 166,920। तो दोनों टैक्स की टोटल करोगे, अगर करनी है तो कर लीजिए इन दोनों टैक्स की टोटल। तो इसका प्लस 15,10,080, तो 1677 आया। और 1677 पे अगर मान लो आपका ये अंडर रिपोर्टिंग का केस है तो 50% पेनल्टी लगेगी। तो 50% होता है 8,38,500, और मैक्सिमम अगर मान लो मिस रिपोर्टिंग है तो आपको यहां इसका 200% है वो पेनल्टी लगेगा, मिस इतना पेनल्टी लगेगा। तो ये तुम्हारा मिनिमम अंडर रिपोर्टिंग के केस में इतना लगेगा, मिस रिपोर्टिंग होगा तो आपका इतना लगेगा करके ये आपका पेनल्टी लगेगा। तो कुल मिला के दिस इज कॉल्ड योर पेनल्टी। ठीक है, अब एक बात समझना, अगले एग्जाम्पल में एक एंटिक पॉइंट यहां पे देते हैं ये लोग कि मान लो इन अबोव इलस्ट्रेशन आउट ऑफ द 10 लाख का जो एडिशन हुआ था इन द बुक प्रॉफिट एंड द 40 लाख मेड इन द टोटल इनकम अंडर जनरल प्रोविजन, 3 लाख वाज मेड ऑन द सेम ग्राउंड। अगर 3 लाख सेम ग्राउंड पे था, तो 3 लाख अगर तुम्हारा सेम ग्राउंड पे था तो इसका मतलब ये होगा कि यहां पे जो इनकम देखो, यहां पे जो इनकम बढ़ी है ना 40 लाख, इसमें भी 3 लाख सेम ग्राउंड है और इसमें भी 3 लाख सेम ग्राउंड है। तो यहां पे 40 लाख में अगर आ गया 3 लाख, तो यहां पे 3 लाख नहीं आएगा, यहां पे फिर अपन 7 लाख ही लेंगे। यहां पे फिर अपन क्या करेंगे? 7 लाख लेंगे। तो यहां पे अंडर रिपोर्टेड इनकम आपका 7 लाख आएगा, तो टोटल आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम है वो फिर आपका 47 लाख होगा। टोटल अंडर रिपोर्टेड इनकम है वो आपका कितना होगा? 47 लाख होगा। कितना होगा? 47 लाख होगा। 47 लाख कैसे 7 लाख आया? अब एक बात समझना, यहां पे 47 लाख है वो तुम्हारा टोटल अंडर रिपोर्टेड इनकम होगा। लेकिन एक बात समझना, यहां पे टैक्स निकालते टाइम आप कैसे निकालोगे? तो टैक्स निकालते टाइम यहां पे इन्होंने जो टैक्स निकालने का जो फॉर्मूला दिया है ना, वो टैक्स निकालने का फॉर्मूला कैसे दिया है एक बार मैं आपको इससे पढ़ा लेता हूं तो आपको थोड़ा समझेगा। इधर देखिए, सबसे पहले इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड एज पर सेक्शन 115 जेबी और 115 जेसी अगर मैट एएमटी लगता है तो अगर आपका फर्स्ट टाइम असेसमेंट हो रहा है, आपने रिटर्न फाइल ही नहीं किया या रिटर्न फर्स्ट टाइम फाइल किया था 148 में, और आपकी जो ये एडजस्टेड टोटल इनकम है या बुक प्रॉफिट है वो आपका बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है, या फिर अगर आपने रिटर्न फाइल किया था तो असेसमेंट में जो इनकम आ रही है वो आपके बेसिक एग्जामिशन से ज्यादा है, एंड रीअसेसमेंट हो रहा है तो रीअसेसमेंट में आपका जो डीम्ड इनकम है, डीम्ड इनकम मतलब बुक प्रॉफिट है या जो बुक प्रॉफिट है या एडजस्टेड टोटल इनकम वो पहले वाले से ज्यादा है, तो ये अंडर रिपोर्टिंग के केस बनेंगे। अब एक बात समझना, इसमें अंडर रिपोर्टेड इनकम जो आएगी वो अंडर रिपोर्टेड इनकम पे टैक्स कैसे निकालना है? तो देखो, सबसे पहले अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे आएगी? आप एक काम करो, टोटल इनकम असेस्ड और रीअसेस एज पर जनरल प्रोविजन ले लो कि जनरल प्रोविजन के हिसाब से आपका टोटल इनकम असेस्ड और रीअसेस कितना हुआ है, और माइनस करो टोटल इनकम असेस्ड और रीअसेस रिड्यूस बाय द अंडर रिपोर्टेड इनकम। यहां पे उल्टे तरीके से बोला है। उल्टे तरीके से कैसे? इन्होंने बोला कि आप एक काम करिए, आप टोटल इनकम असेस्ड और रीअसेस एज पर जनरल प्रोविजन, अभी जो असेसमेंट हुआ उसमें जनरल प्रोविजन के हिसाब से कितना था, और माइनस कर दो टोटल इनकम असेस्ड और रीअसेस रिड्यूस बाय द अंडर रिपोर्टेड इनकम। अंडर रिपोर्टेड इनकम को हटा दो। तो इसका मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं कि एक बात समझो, जैसे अपन पहले एग्जांपल की बात करें, आपका ये 1 करोड़ 20 लाख है, तो 1 करोड़ 20 लाख और यहां अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना था? 40 लाख। तो आप एक काम करो, 1 करोड़ 20 लाख जो है वो पहले ले लो, उसमें से अंडर रिपोर्टेड इनकम को हटा दो, तो 80 लाख को आप माइनस कर दो, तो आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम आ जाएगा 40 लाख करके। ऐसा इन्होंने यहां पे कैसे बोला है कि आप पहले जो असेस्ड इनकम है वो ले लो,
और इसमें से माइनस करो आपकी जो इनकम है, उसमें से अंडर रिपोर्टेड इनकम को हटा दो, तो अंडर रिपोर्टेड इनकम को हटा दोगे तो 80 लाख आ जाएगा, तो ये आपका अंडर रिपोर्टेड इनकम होगा 40 लाख। अब एक बात समझना, वापस से समझना, यहां पे आगे क्या दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि टोटल इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड एज पर सेक्शन 115 जेबी और 115 जेसी, मतलब अभी 115 जेबी जेसी के हिसाब से आपका बुक प्रॉफिट कितना है, एज वेल एज द आपका लाइक क्या बोलते हैं एडजस्टेड टोटल इनकम कितना है, और माइनस कर दो क्या, डी को माइनस करो, ए माइनस बी और सी माइनस डी। टोटल इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड एज पर 115 जेबी और जेसी रिड्यूस बाय द अंडर रिपोर्टेड इनकम। आप अंडर रिपोर्टेड इनकम को हटा दो। अब एक बात समझना, अंडर रिपोर्टेड इनकम इन बी एंड डी आर द सेम, देन अंडर रिपोर्टेड इनकम शैल नॉट बी कंसिडर इन द डी। अगर मान लो बी और सी में अगर सेम है तो यहां पे वो कंसिडर नहीं होगा। तो यहां पे एक बात बताओ, उल्टा देने की वजह से होगा क्या कि जब आप यहां पे टैक्स निकालोगे, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा था, इस एग्जांपल में हुआ क्या, दूसरे एग्जांपल में मान लो ये 3 लाख जो अंडर रिपोर्टेड इनकम है वो सेम है, दोनों में सेम है। एक बात बताओ, तो यहां पे भी 3 लाख सेम है इस 40 लाख में भी, और यहां पे भी 10 लाख में भी सेम है, तो आप ये 10 लाख में नहीं लोगे तो यहां पे अंडर रिपोर्टेड इनकम आपका 7 लाख आएगा। बट बाबू वो 7 लाख पे टैक्स कैसे निकालोगे पता है, 7 लाख पे टैक्स निकालने के लिए पहले अब आप यहां पे ऐसा नहीं करोगे कि 2 करोड़ प्लस 7 लाख, ऐसा नहीं। यहां पे बुक प्रॉफिट में आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 करोड़ 10 लाख पे टैक्स निकालो और माइनस कर दो 2 करोड़ 3 लाख पे टैक्स, क्योंकि 7 लाख की अंडर रिपोर्टेड इनकम है, 3 लाख तो सेम ग्राउंड पे है। तो आप एक काम करो, पहले 2 करोड़ 10 लाख पे टैक्स निकालो और फिर एक काम करो 2 करोड़ 10 में से अंडर रिपोर्टेड वाला हटा दो, कितना 7 लाख है, तो 2 करोड़ 3 लाख पे टैक्स निकालो और माइनस करोगे वो तुम्हारे 7 लाख पे टैक्स आ जाएगा। तो यहां पे अगर आप देखोगे, ये सीएमए इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। सबसे पहले तो ये वाला जो पॉइंट है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये वाला जो ए वाला और बी वाला ये तो सीधा टैक्स दे रखा है 40 लाख और 2496, ये तो ऑलरेडी दे रखा है, तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब 2 करोड़ 10 लाख पे टैक्स है, वो भी ऑलरेडी दे रखा है, कितना 35, ये भी ऑलरेडी दे रखा है। अब आप एक काम करो, ये 2 करोड़ 10 लाख पे टैक्स, अब 2 करोड़ 3 लाख पे टैक्स कितना आएगा, तो ये डी का मतलब 2 करोड़ 3 लाख पे टैक्स निकाला है, तो 2 करोड़ 3 लाख मल्टीप्लाई बाय आपका 15% प्लस आपका कितना 7% सरचार्ज प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो ये आपका आ जाएगा वो 2 करोड़ 3 लाख पे टैक्स। अब ये जो डिफरेंस आया, अब इस पे आपका पेनल्टी लगेगा 50% या फिर 200%। अब ये लास्ट वाला पॉइंट अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है करके, ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट मोर रिलेवेंट। आज तक सीए इंस्टीट्यूट ने कभी कुछ नहीं पूछा है इससे रिलेटेड, बट सीएमए इंस्टीट्यूट ने जरूर ये एग्जाम्पल दे रखा था, 2 एग्जाम्पल दे रखे, तो इलस्ट्रेशन मैंने यहां पे आपके लिए कॉपी कर लिया। आप चाहिए तो इसको पॉज करके और अपनी बुक में एज इट इज कहीं पे कॉपी कर लीजिए। और अगर ये एग्जांपल तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब ये तो नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाए तो आप कहीं पे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, पेनल्टी में और क्या बचा। तो ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अब एक सेक्शन होती है 273A करके, और ये 273A क्या बोलती है कि सीआईटी पीसीआईटी के पास ये पावर है कि पावर टू रिड्यूस और वेव द पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट। बेटा सीआईटी पीसीआईटी के पास एक पावर है कि वो चाहे तो आपकी 270A की जो पेनल्टी है ना, इसको वेव कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सर कौन से केसेस में, तो देखिए सबसे पहले यहां कुछ कंडीशंस है। तो ये सीआईटी पीसीआईटी के पास पावर है कि आपकी 270A की जो पेनल्टी अपन पढ़ रहे हैं अंडर रिपोर्टिंग की, वो वेव कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, बट कब, कुछ कंडीशंस है। सबसे पहला, assessee has voluntarily made full and true disclosure in all the fact relating to his income in the good faith even before detention of the same by the AO। मीन्स AO ने डिटेंशन किया उससे पहले assessee ने सब चीजें ट्रू और फुल्ली डिस्क्लोज कर दी गुड फेथ में AO के सामने। मीन्स असेसमेंट चल रहा था, AO के सामने इसने गुड फेथ में हर चीज डिस्क्लोज कर दी AO उसके डिटेंशन से पहले। Assessee has cooperated with the department in any inquiry, assessee ने कोऑपरेट किया था, and he has paid the applicable taxes along with the interest in full। जो टैक्स आता है, इंटरेस्ट आता है, उसने पे कर दिया करके। तो ये वाला जो 270A का पेनल्टी है, ये वेव हो सकता है, ये रिड्यूस हो सकता है। सीआईटी पीसीआईटी के पास ये पावर है, लेकिन द अबोव रिलीफ इज अवेलेबल टू द assessee only once in the lifetime। आप अपने लाइफ में एक बार ये कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में एक बार ये करा सकते हो कि सीआईटी पीसीआईटी को बोल सकते हो कि सर देखो, मेरा अंडर रिपोर्टेड इनकम का जो पेनल्टी है ना, प्लीज माफ कर दो ना,
और वो माफ कब होगा? अगर आपने फुल और ट्रू डिस्क्लोजर किया था हर चीज का, आपने कोऑपरेट किया था डिपार्टमेंट के साथ, आपने जो एप्लीकेबल टैक्सेस है वो आपने पे किए थे अलोंग विद द इंटरेस्ट इन फुल। एंड बेटा ये लाइफ में एक बार ही आपके साथ हो सकता है। और यहां सीआईटी पीसीआईटी कैन रिड्यूस और वेव द पेनल्टी। उनको क्या करना पड़ेगा? विदाउट अप्रूवल ऑफ द हायर अथॉरिटी वेयर इनकम इज अप टू 5 लाख। अगर आपका इनकम अप टू 5 लाख ही था तो उनको किसी की अप्रूवल नहीं है, सीआईटी पीसीआईटी खुद ही कर सकते हैं ये वेव या लाइक रिड्यूस। लेकिन अगर मान लो आपकी इनकम जो है वो 5 लाख से ज्यादा थी तो सीआईटी पीसीआईटी को अपने बॉसेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा। और सीआईटी पीसीआईटी के बॉसेस कौन होंगे? सीसीआईटी, पीसीसीआईटी, डीजीआईटी और पीडीजीआईटी वेयर इनकम इज मोर देन 5 लाख। अगर इससे ज्यादा इनकम थी तो उनको उससे परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये पावर किसके पास दे रखा है? सीआईटी पीसीआईटी के पास। तो देखो लाइफ में एक बार आप ये करा सकते हो, आपकी जो पेनल्टी है उसको वेव करा सकते हो, रिड्यूस करा सकते हो 270A का पेनल्टी, बट 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। आपने हर चीज फुल्ली ट्रूली डिस्क्लोज की है, उसके बाद में आपने कोऑपरेट किया है, आपने एप्लीकेबल टैक्सेस पे किए, तो लाइफ में एक बार आप अपनी पेनल्टी ये वेव करा सकते हो। और ये जो सीआईटी पीसीआईटी है, मींस ये बॉसेस है, ये क्या करेंगे? परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका इनकम अप टू 5 लाख है, 5 लाख से ज्यादा है, तो इनको अपने बॉसेस से परमिशन लेने के बाद आपकी पेनल्टी वेव कर देंगे या रिड्यूस कर देंगे 270A की। चलिए अब एक और चीज समझना, एक और सेक्शन होती है 270AA करके। और ये 270AA क्या बोलती है पता है? कि हियर इम्यूनिटी फॉर इंपोजिशन ऑफ पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब एक और ऑप्शन है, एक तो ये तो लाइफ में आपका एक बार ऑप्शन था, अब एक और ऑप्शन ये है 270AA का ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या बोलता है कि असेसी में फाइल एप्लीकेशन टू एओ टू ग्रांट फॉर इम्यूनिटी ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A एंड प्रोसिक्यूशन इफ he paid the taxes along with the applicable interest within the time limit as per notice of demand and does not file any appeal against the order of AO. And guys, कुछ नोट्स दे रखे, नोट्स पहले पढ़ लेते हैं। नो इम्यूनिटी शेल बी ग्रांटेड बाय AO इन केस ऑफ मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम में तो यहां इम्यूनिटी मिलेगी ही नहीं। Application has to be made within 1 month from the end of the month in which order of AO is received, and AO has to pass an order accepting or rejecting application within 1 month from the end of the month in which application is received after providing assessee an opportunity of being heard. तो देखो अब एक बात समझना, आपके ऊपर अगर मान लो मिस रिपोर्टिंग का 200% का पेनल्टी है तो आप ये नहीं, यहां से इम्यूनिटी नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपके ऊपर 50% वाला पेनल्टी है तो आप एओ से रिक्वेस्ट कर सकते हो। यहां पे अगर मान लो ये ऑप्शन सीआईटी पीसीआईटी वाला एक बार ही है लाइफ में, बट हर बार ये तो कर ही सकते हो। तो आप एक काम करो, जो भी टैक्सेस आता था अलोंग विद द इंटरेस्ट आपने टाइम लिमिट, जो डिमांड नोटिस में टाइम लिमिट होता है 30 डेज का, उसमें पे कर दिया। आप उस एओ के ऑर्डर के अगेंस्ट में कहीं पे भी आप अपील में नहीं जा रहे हो। और जब आप अपील में नहीं जा रहे हो और आपने जो भी है वो पे कर दिया, आप कहीं पे भी अपील में नहीं जा रहे हो, और उस पर्टिकुलर केस में आपको जैसे ही ऑर्डर मिला 1 महीने के अंदर अंदर आप एओ को रिक्वेस्ट कर लोगे, सर ये पेनल्टी मेरी वेव कर दो ना प्लीज, माफ कर दो पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन जेल जो होने वाली है वो माफ कर दो, तो एओ चाहे तो वो माफ कर सकता है करके। लेकिन वो तभी करेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। एक तो पहली चीज अंडर रिपोर्टिंग का केस है, मिस रिपोर्टिंग का नहीं है। यहां पे आप मिस रिपोर्टिंग के केस में भी जा सकते हो, बिकॉज यहां पे कुछ नहीं बोला हुआ, तो यहां पे मिस रिपोर्टिंग के केस में भी जा सकते हो, अंडर रिपोर्टिंग के केस में भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट आपको ट्रूली फुल्ली सब चीजें आगे से आपने डिस्क्लोज कर दी, एओ के साथ आपने कोऑपरेट किया है, आपने जो भी टैक्सेस आते हैं वो सब आपने पे कर दिए करके, ठीक है। आपने लाइफ में एक बार ये ऑप्शन मिलता है। इसलिए आपको पता है जब मैं 147 पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था 148 का जो रिटर्न फाइल करते हो क्या उसमें हर चीज बता देनी चाहिए आगे से या नहीं? मैंने बोला था बता देनी चाहिए, क्योंकि पेनल्टी लगाते टाइम हो सकता है माफ कर दे ये पेनल्टी। तो जब आप आगे से हर चीज ट्रूली फुल्ली अपने रिटर्न में बता देते हो, ट्रूली फुल्ली आप अपने रिटर्न में बता देते हो करके, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में यहां पे ये ऑप्शन आप ले सकते हो और उसमें अपनी पेनल्टी लाइफ में एक बार माफ करा सकते हो करके, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर मान लो आपको एओ का ऑर्डर आया और एओ का जैसे ही ऑर्डर आया 1 महीने के अंदर अंदर आप रिक्वेस्ट कर दोगे, सर प्लीज मेरी अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी को माफ कर दो, और वो चाहे तो आपके अंडर रिपोर्टिंग की पेनल्टी है उसको माफ कर सकता है। वो 1 महीना के अंदर अंदर और अपना ऑर्डर पास कर देगा 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय द असेसिंग ऑफिसर आफ्टर गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द असेसी। डन। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। यहां पे बेटा कुछ प्रोसिक्यूशन की सेक्शन और दे रखी है। अब देखो ये प्रोसिक्यूशन की सेक्शन कोई याद होने वाली नहीं है, एज वेल एज इसमें आपको ना ही कोई लिमिट याद होने वाली है करके, ठीक है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपको एक बार अगर पढ़ना है तो भले पढ़ लेना, बट मैं बताऊं याद होने वाला नहीं है ये वाला पॉइंट। अब इसमें क्या है, सबसे पहले
आपको कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ऑर्डर ऑफ डीम्ड सीजर और रेस्ट्रेन ऑर्डर अंडर सेक्शन 132(2) आपको पता है, मैंने बताया था 132(2) में अगर डीम्ड सीजर होता है, डीम्ड सीजर या ऑर्डर ऑफ रेस्ट्रेन या जिसको प्रोहिबिटरी ऑर्डर बोलते हैं, पता है वो किसी का नेकलेस मिल गया था और बोला था ये नेकलेस को कहीं ले जाना मत, अगर उसका कॉन्ट्रावेंशन कर दिया आपने तो आपको कितनी जेल हो सकती है? तो उसमें अप टू 2 इयर्स का जेल हो सकता है, साथ साथ में कुछ फाइन भी हो सकता है। तो जेल भी हो सकता है, फाइन भी हो सकता है 2 इयर्स का। तो 2 इयर्स की जेल होगी और उसके साथ साथ में आपको फाइन भी होगा। उसके बाद में फेलियर टू प्रोवाइड नेसेसरी फैसिलिटी टू ऑथोराइज ऑफिसर टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब आपने बुक्स रेड हुई और रेड में आपको बोला बुक्स ऑफ अकाउंट्स दो, पासवर्ड दो, आप दे ही नहीं रहे हो। अब पासवर्ड नहीं दे रहे हो तो उस पर्टिकुलर केस में आपको अप टू 2 इयर्स तक का जेल हो सकता है, साथ में आपको फाइन भी हो सकता है। उसके बाद में रिमूवल और कंसीलमेंट और ट्रांसफर ऑफ डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और थ्रू टैक्स रिकवरी। अब एक बात समझना, यहां पे क्या होता है कि अगर मान लो यहां टैक्स रिकवरी हो रही थी और उससे पहले पहले आपने क्या कर दिया कि मान लो कोई असेट है उसको रिमूव कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, डिलीवरी कर दिया प्रॉपर्टी का, तो उस पर्टिकुलर केस में भी 2 साल की जेल हो सकती है। एक बात बताऊं, ये आपको इतना कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको इसमें कहीं पे भी याद रखने की इतनी जरूरत नहीं, बिकॉज अगर आप ये सोचोगे कि मैं हर पॉइंट याद रख लूंगा कि इसमें 3 मंथ से 2 इयर्स तक का फाइन जेल था, उसके बाद में फाइन भी था, फाइन कितना था, याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है याद रखने की। इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल द प्रोसिक्यूशन के किस में कितनी जेल होगी करके। तो आप इस वाले पार्ट को अगर आप चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, इट इज योर चॉइस। बट अगर आपको तो भी लगता है कि नहीं नहीं हम तो जो है वो पढ़ लेंगे करके, हम तो याद रख लेंगे, तो फिर आप रख लेना किस में कितनी जेल है, आपको याद रख लेना। बट मैं बताऊं नहीं भी रखोगे तो चलेगा। चलिए अब एक काम करते हैं, एक 2 केस लॉ है और ये केस लॉस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। और केस लॉ जो है उसमें जो प्रोसिक्यूशन यूज हो रहा है वो कौन कौन सी सेक्शन यहां पे यूज हो रही है, उससे रिलेटेड जो प्रोसिक्यूशन होता है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 4 केस लॉ है जो अपने आईसीआई ने दे रखी है। सबसे पहला केस लॉ, बोलते एक बार हुटर बजा दो सर। नो 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 नो। She's really good. हाँ। Hello darkness my old friend. She's really good. केस लॉ का लिस्ट पूछा, मैं लास्ट में देने वाला हूं एग्जाम से पहले, अभी नहीं देने वाला, ठीक है, एग्जाम से पहले। चलो अब अपन एक काम करते हैं, कुछ केस लॉस पढ़ते हैं और उस केस लॉ से रिलेटेड कुछ पेनल्टी रहेगी वो अपन देखेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है, एक सेक्शन होती है 276 सीसी करके। अब ये 276 सीसी क्या होता है तो ऊपर देखते हैं अपन पहले। 276 सीसी ये सेक्शन है। अब ये सेक्शन क्या बोलती है समझने की कोशिश करना, पहले ये सेक्शन क्या बोलती है उसके बाद में अपन वो केस लॉ देखेंगे। तो ये सेक्शन क्या बोलती है, इधर देखो 276 सीसी। ये सेक्शन बोलती है कि विलफुल फेलियर टू फर्निश आरओआई इन ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1), 142(11) एंड 148, मतलब आपने विलफुली रिटर्न फाइल नहीं किया, मींस आपने विलफुली रिटर्न फाइल नहीं किया, जो आपको करना चाहिए 139(1) में, या 142(1) रिया वाला नोटिस आया उसमें, या 148 में नोटिस भेजा था उसके रिस्पॉन्स में आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए था। तो इन्होंने क्या बोला, ROI अंडर सेक्शन 139(1) इज फर्निश बिफोर द एक्सपायरी ऑफ असेसमेंट ईयर, यहां असेसमेंट ईयर होना चाहिए, और द रिटर्न इज फर्निश बाय हिम अंडर सेक्शन 139(8)(a) विद इन द टाइम प्रोवाइडेड इन दैट सेक्शन, और tax payable by the person not being a company on total income is determined on regular assessment net of TDS, TCS, advance tax, self assessment tax paid before expiry of assessment year is up to 10,000। तो इन्होंने क्या बोला, आप यहां पे समझने की कोशिश करिए, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि विलफुल फेलियर टू फर्निश द ROI, आपने रिटर्न है वो रिटर्न विलफुली फर्निश नहीं किया, और आप जो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप टैक्स को इवेड करना चाहते हैं, और टैक्स को इवेड करना चाहते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में आपका अगर इवेड टैक्स है वो 25 लाख से ज्यादा है तो उसमें 6 मंथ से लेके 7 साल तक की आपको जेल हो सकती है। अदर केसेस में 3 मंथ से लेके 2 इयर्स तक की जेल हो सकती है, और उसके साथ में आपको फाइन भी लग सकता है। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ था, दैट इज भावेशा मशीनरी एंड अदर्स करके केस लॉ है, एमपी का है, एमपी हाईकोर्ट का 2010 का। क्वेश्चन ये आता है
कि प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 276 सीसी वुड नॉट बी अट्रैक्टेड वेयर द फेलियर टू फर्निश रिटर्न इन द टाइम वाज नॉट विलफुल। बिकॉज यहां पे पहला ही वर्ड में लिखा हुआ है विलफुल, अगर आपका विलफुल हुआ तो ये प्रोसिक्यूशन लग सकता है, अगर आपका विलफुल नहीं है तो ये सेक्शन नहीं लगेगी। ये आपको इतना सा है, वो आपका केस लॉ है। दूसरा डीके शिवा कुमार, इस बेचारे पे तो इसकी मतलब हालत खराब कर दी इन लोगों ने करके, बीजेपी वालों ने, जब से ये अभी तो मतलब आपने देखा होगा कर्नाटका का ये बंदा डेप्यूटी सीएम है, बट पहले जो ये बंदा है ये कांग्रेस का लीडर था और बीजेपी वालों ने ईडी लगा लिया, इनकम टैक्स लगा दिया, भाई साहब गजबी लेवल का इसके ऊपर तो सब वो अपन ने एक रेड वाला केस पढ़ा था ना, जिसमें वो रेड का मैंने सब वो बताया था क्या पंचनामा, वो पंचनामा इसी का था, डीके शिव कुमार का। अब इसके केस में क्या हुआ, एक सेक्शन 276C होती है। अब ये 276C क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। तो 276C करके ये देखिए 276C ये क्या बोलती है कि विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स, अगर आप जानबूझ के टैक्स को इवेड करना चाहते हैं, पेनल्टी और इंटरेस्ट चार्जेबल और इंपोजेबल और अंडर रिपोर्टेड इनकम। विलफुल अटेम्प्ट टू मींस जानबूझ के आप इवेड करना चाहते हैं टैक्स को, पेनल्टी को, इंटरेस्ट को, या अंडर रिपोर्ट आप इनकम करते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर इवेजन ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम इज मोर देन 25 लाख है तो आपको 6 मंथ से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है, अदरवाइज आपको 3 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल हो सकती है। अब इस डीके शिव कुमार जो है इसके केस में क्या हुआ, इसके केस में यहां पे क्या हुआ कि क्या इसको जेल होगी या नहीं होगी उसको लेके ये एक लाइक जब इसको जेल हुई थी, बट इसको इनकम टैक्स में नहीं हुई थी, किसी और एक्ट में जेल हुई थी। जब सोनिया गांधी वगैरह इससे मिलने गई थी तो इसने बोला, बेचारे को आंसू आ गए थे, ठीक है। तो देखिए ये बंदा जो है इसके केस में हुआ क्या, ये क्वेश्चन क्या है पहले इस केस लॉ का, कि कैन प्रोसिक्यूशन बी लॉन्च इन एवरी केस वेयर अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन लाइक अनअकाउंटेड लोन आर अनअर्थड ड्यूरिंग द सर्च irrespective of whether there is a liability to pay tax, penalty or interest under the act in respect thereof। यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो ये बंदे ने किसी को अनअकाउंटेड लोन दे रखे थे और वो लोन पता चल जाते हैं, कहां पे लोन पता चलते हैं, रेड में, तो सर्च हुआ और सर्च में अनअर्थ हो जाना, अनअर्थ का मतलब अनर्थ में वो अनअर्थ नहीं है, यहां पे अनर्थ का मतलब होता है कि जो चीजें मिल जाती है, और वो हो जाता है अनअकाउंटेड लोन मिल गए। अब उससे ये प्रूव नहीं हो रहा है कि यहां पे इवेड टैक्स हुआ था या नहीं, तो उसके बेसिस पे क्या इसको पेनल्टी लग सकती है या नहीं, सॉरी ये प्रोसिक्यूशन जेल हो सकती है या नहीं, ये क्वेश्चन था। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने इसके फेवर में जजमेंट दिया और इन्होंने बोला कि जब तक यहां पे अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स नहीं है, अटेम्प्ट टू इवेड टैक्स नहीं है कि इवेड टैक्स इवेड करने के लिए इसने ऐसा कुछ नहीं किया है, तब तक ये प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने बेसिकली यहां पे ये बोला था, कर्नाटका हाईकोर्ट ने यहां पे ये बोला था कि भैया अगर मान लो कोई भी अनअकाउंटेड लोन थे, जो लोन थे जिसको अकाउंट नहीं किया हुआ था, अब वो अनअकाउंटेड लोन है वो दिए थे, अब इससे ये प्रूव नहीं होता कि इसने कोई टैक्स इवेड करने के लिए ऐसा किया था, क्योंकि ये जो प्रोसिक्यूशन 276C जो वाला जो प्रोसिक्यूशन है ये वाला, ये कब लगता है, विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड द टैक्स। अगर आप इवेड करना चाहते हैं टैक्स को, पेनल्टी को, इंटरेस्ट को, अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपको जेल हो सकती है 6 महीने से लेके और 7 साल तक की। तो इसको जेल वहां पे नहीं हुई। तो देखिए इस पर्टिकुलर केस लॉ में क्या बोला है समझते हैं। The gist of the offense under section 276C is a willful attempt to evade any tax or penalty or interest chargeable or imposable on the income. What is made punishable is an attempt to evade tax, penalty or interest. There is no presumption under the law that every unaccounted transaction, unaccounted loan in the present case would lead to the imposition of the tax, penalty or interest. Therefore, until and unless it is determined that unaccounted transaction unearthed during search were liable for payment of the tax, penalty or interest, no prosecution could be launched on the ground to attempt the evade such tax, penalty or interest. So in simple word कि अगर मान लो कोई अनअकाउंटेड लोन था, वो अनअकाउंटेड लोन मिल गया, तो क्या ऐसा माना जाएगा कि भैया यहां पे आपने कोई टैक्स इवेड किया था या पेनल्टी इवेड किया था और उसकी वजह से आपको जेल हो जाएगा? आंसर इज नो। जब तक कि ये पता नहीं चलता कि उसकी वजह से इनकम पे क्या इंपैक्ट आएगा और कितना आपका जो टैक्स है वो इवेड कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ओनली आपके जो अनअकाउंटेड ट्रांजैक्शन थे वो मिलने से सीधा ही आपको जेल हो जाएगा, ऐसा जेल नहीं होगा, ऐसा इस पर्टिकुलर केस लॉ में बोला हुआ था। ठीक है, चलिए अब एक और चीज समझना। एक यूएस टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड 2023 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है
कि कैन पेनल्टी अंडर सेक्शन 276C बी लेविड फॉर द नॉन पेमेंट और बिलेटेड रेमिटेंस ऑफ द टीडीएस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर मान लो आपने क्या किया, कैन पेनल्टी अंडर सेक्शन 271C बी लेविड फॉर द नॉन पेमेंट और बिलेटेड रेमिटेंस ऑफ द टीडीएस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एक बात समझना, द वर्ड ऑफ दिस सेक्शन सेज दैट के फेल्स टू डिडक्ट कैन नॉट बी रीड एज फेलियर टू डिपोजिट or pay the tax deducted. Therefore, on the correct interpretation of section 271C, no penalty would be leviable under section 276C on the delay in remittance of tax deducted at source after deducting it on the time करके। ठीक है, जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, यहां पे जो ये पेनल्टी थी अपन ने पढ़ी थी, ये पेनल्टी यहां पे दे रखी थी दूसरे पेज पे। यहां पे क्या दे रखा था कि फेलियर टू डिडक्ट द टीडीएस और टू पे और एंश्योर पेमेंट ऑफ टीडीएस अंडर दिस सेक्शन, देन ये पेनल्टी लग सकती है 271C की। अब हुआ क्या, आपने टीडीएस काटा लेकिन आपने थोड़ा लेट जमा कराया, तो लेट जमा कराया तो क्या ये पेनल्टी लग जाएगी? आंसर इज नो। लेट जमा कराया तो ये पेनल्टी नहीं लगेगी। इस केस लॉ में ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि लेट जमा कराया तो ये पेनल्टी नहीं लगेगी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यूएस टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड 2023 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, कैन पेनल्टी अंडर सेक्शन 271C बी लेविएबल फॉर द नॉन पेमेंट और बिलेटेड रेमिटेंस ऑफ टीडीएस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो हियर द वर्ड फेलियर टू डिडक्ट जो है वहां पे फेलियर टू डिडक्ट लिखा हुआ है। इन सेक्शन 271C सबसेक्शन 1A कैन नॉट बी रीड एज फेलियर टू डिपॉजिट और पे द टैक्स डिडक्टेड। देयरफॉर ऑन करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 271C नो पेनल्टी वुड बी लेविएबल अंडर सेक्शन 271C ऑन द डिले इन रेमिटेंस ऑफ द टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स आफ्टर डिडक्टिंग इट ऑन टाइम। डन। चलिए उसके बाद में एक और है, दैट इज 8 देवप्रभा जेवी एंड अदर्स 2023 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। अब इसमें क्या हुआ कि बेसिकली आपने अगर किसी का टीडीएस नहीं काटा या टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा नहीं कराया तो आपको जेल हो सकती है, प्रोसिक्यूशन हो सकता है 276B और 276B भी। तो मैं आपको सीधा 276B और बीबी एक बार पढ़ा लेता हूं। ये सेक्शन 276B और बीबी क्या बोलती है कि फेलियर टू पे टीडीएस और टीसीएस और एंश्योर दैट टीडीएस जो है वो टीडीएस काटा है वो एंश्योर नहीं किया तो उसमें आपको 3 मंथ से लेके 7 इयर्स तक की जेल हो सकती है, उसके साथ साथ फाइन भी लग सकता है। तो अगर आपने टीडीएस नहीं काटा या टीसीएस नहीं काटा या आपने एंश्योर नहीं किया तो उसमें आपको 3 मंथ से लेके 7 इयर्स तक की जेल हो सकती है। अब एक बात समझना, यहां पर जेल हो सकती है बट क्वेश्चन ये आता है कि सर छोटे छोटे केसेस में भी हो सकती है क्या? मतलब जो बहुत छोटे छोटे केसेस है क्या उसमें भी हो सकती है क्या? जैसे मान लो आपने किसी का टीडीएस नहीं काटा था 5 लाख का, अब 5 लाख का अमाउंट पे किया था, उस पे आपने टीडीएस नहीं काटा था। अब एक बात बताओ, अगर मान लो उस पे टीडीएस नहीं काटा था तो क्या आपको इतनी जेल हो जाएगी क्या? क्योंकि जेल का पीरियड भी आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर केस में आपको 3 मंथ से लेकर और 7 साल तक की जेल है। तो क्या इतने साल आपको जेल में डाल देंगे क्या? आंसर इज, इसको लेके फिर क्या हुआ कि एक सीबीडीटी का एक सर्कुलर है और वो बेनिफिशियल सर्कुलर है कि अगर 25 लाख से ज्यादा का अमाउंट नहीं है तो उसमें जेल नहीं होगी। 25 लाख से ज्यादा का अमाउंट है तो जेल नहीं होगी अगर आपने बाद में टीडीएस जमा करा लिया। बाद में अगर आपने टीडीएस जमा करा लिया तो आपको जेल नहीं होगी अगर 25 लाख से ज्यादा का अमाउंट नहीं है। ऐसा एक सीबीडीटी का सर्कुलर है और उसी सर्कुलर को लेके और फिर यहां पे इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि छोटे छोटे केसेस में जेल नहीं होगी। तो देखिए, as per the CBDT circular, in case of failure to pay TDS or TCS, no prosecution will be processed if the TDS TCS amount does not exceed the 25 lakh। मतलब TDS TCS का अमाउंट है वो 25 लाख से ज्यादा नहीं था and delay in deposit is less than 60 days। 60 days से ज्यादा का डिले नहीं है। However, for this offense and exceptional cases like habitual defaulter वगैरह है तो वहां तो प्रोसिक्यूशन हो सकता है, may be initiated only with the previous administrative approval of the collegium of the CCIT or DGIT rank officer through the amount though the amount involved does not exceed the threshold limit of the 25 lakh। So in simple word एक बात बताऊं, अगर मान लो आपका TDS TCS का अमाउंट है 25 लाख से ज्यादा नहीं है तो एक CBDT का सर्कुलर है वो ये बोलता है आपको जेल नहीं होगी करके। ठीक है, वो ये बोलता है कि आपको जेल नहीं होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको जेल है वो नहीं होगी अगर छोटे छोटे केसेस है। बट मान लो अगर मान लो कोई हैबिचुअल डिफॉल्टर है तो हो सकता है उसमें जेल हो जाए करके। ठीक है, तो दिस इज द कोई केस लॉ, ये 4 केस लॉ है एग्जाम के लिए, तो मेरे हिसाब से चारों में से कोई भी ज्यादा रिलेवेंट है नहीं आज की डेट में। बट दिस इज द 4 केस लॉ और ये तुम्हारा प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड पार्ट था, ये तुम्हारा पेनल्टी से रिलेटेड पार्ट था। अब एक बात बताऊं, इस टॉपिक में आपको कितना याद रखना चाहिए एग्जाम के लिए? 25 लाख मतलब टोटल। जस्ट का मतलब क्या होता है? एक बार गूगल कर, जस्ट का मतलब क्या होता है। कोई बोलता है इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? इम्यूनिटी मतलब वो इम्यूनिटी बूस्टर वो नहीं है रे,
इम्यूनिटी का मतलब होता है माफी देना, इम्यूनिटी का मतलब होता है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी मतलब माफी होता है ना किसी चीज में, माफी, माफी देना, दैट इज कॉल्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब होता है माफी देना, इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन, ठीक है। चलिए अब एक बात समझना, इसमें आपको कितना याद रखना है इस टॉपिक में वो मैं आपको बता देता हूं, तो आप ध्यान देंगे, आपको चाहिए तो मार्किंग कर लीजिए। इस टॉपिक में जो आपको ध्यान देना है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, एक तो पहले पेज पे जो सेक्शन 271 ए बी दे रखी है उसको मार्क कर लीजिए, 271 ए सी दे रखी है उसको मार्क कर दीजिए, 271 ए डी दे रखी है उसको मार्क कर दीजिए, 271 ए ई दे रखी है उसको मार्क कर दीजिए। उसके बाद में आप लोग उसके बाद 270 ए को मार्क कर दीजिए, 270 ए को मार्क कर दीजिए, 270 ए को मार्क कर दीजिए, 270 ए को, ठीक है। कंपाइलर में आ जाइए और आपके कंपाइलर में क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 3 बाकी था, क्वेश्चन नंबर 4 बाकी था, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, अब एक बात समझना, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये ट्रांसफर प्राइसिंग की पेनल्टी से रिलेटेड है। अगर जैसे ही आप ट्रांसफर प्राइसिंग करोगे तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा, बट ये क्वेश्चन क्या है तो भी मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है फॉक्स लिमिटेड फेल टू फर्निश इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट शॉट बाय द ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। टीपीओ ने आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मंगाए थे, वो डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हो, मतलब इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हो, इसका मतलब आप टीपी स्टडी रिपोर्ट नहीं दे रहे हो। टीपी स्टडी रिपोर्ट मंगाई जाती है, वो आप नहीं दे रहे हो, तो आपको 2% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू का पेनल्टी लगता है। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है उसका 2% पेनल्टी लगता है। कैन टीपीओ लेवी पेनल्टी फॉर सच फेलियर? क्या टीपीओ ये पेनल्टी ले सकता है? एंड हाउ मच वुड बी द क्वांटम ऑफ द पेनल्टी इंपोजेबल फॉर दैट फेलियर? तो देखिए यहां पे आंसर में क्या दे रखा है, एक सेक्शन होती है 271 जी, इफ एनी पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन fails to furnish any information or document as required under section 92D, means TP study report आपने नहीं दिया, shot by the transfer pricing officer, then that such person shall be liable to pay penalty which may be levied by the assessing officer or transfer pricing officer or the commissioner appeal. Thus the transfer pricing officer is a competent authority to levy the penalty. वो लेवी कर सकते हैं, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर है, टीपीओ है, वो आपका एओई माना जाता है, वो पेनल्टी ले सकता है। यहाँ पे पेनल्टी वुड बी द 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन का पेनल्टी होता है। ये मैंने कहां दे रखा है, ट्रांसफर प्राइसिंग टॉपिक में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया एंड क्वेश्चन नंबर 9 हो गया करके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है, वो क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, ये आपका प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है। अब ये प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड नो डाउट ये क्वेश्चन स्टडी मैट में दे रखा है, आपको अगर चाहिए तो इस क्वेश्चन को आप एक बार रीड कर लीजिएगा कि प्रोसिक्यूशन कौन कौन से केसेस में कितना हो सकता है। तो दिस इज रिलेटेड टू द प्रोसिक्यूशन के किसके केस में कितने साल की जेल है वो हो सकती है। तो दिस इज 2 क्वेश्चन आर रिलेटेड टू द प्रोसिक्यूशन, एक तो तुम्हारा ये वाला और एक तुम्हारा ये वाला। इसमें 276 सीसी का से रिलेटेड पूछा है और यहां पे आपका जो है वो तुम्हारी छोटी छोटी कोई 2-3 प्रोसिक्यूशन है उससे रिलेटेड पूछा है। तो क्वेश्चन तो देखो प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड उन्होंने दे रखे हैं, ये 3-4 क्वेश्चन है, ये प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है। अगर आपको लगता है तो आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको पढ़ लीजिए, बट एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, और अगर आ भी जाते हैं तो आपको इसी में से आएंगे, इसके बाहर आने का मुश्किल है करके, ठीक है। तो चलिए अगर आपको चाहिए तो आप एक बार प्रोसिक्यूशन उससे पढ़ के और फिर आप यहां से अगर ये प्रोसिक्यूशन के क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं या मैं कराना चाहता हूं तो मैं ही करा लेता हूं, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 13 से चालू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से चालू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से चालू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है,
Can the department launch a prosecution in case where they have accepted the revised return filed by assessee rectifying a mistake in the original return of the income? अगर assessee ने कोई ओरिजिनल रिटर्न था उसमें कुछ मिस्टेक थी और उसने उसको रिवाइज रिटर्न में क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया, तो क्या उसके खिलाफ कोई प्रोसिक्यूशन है वो इनिशिएट हो सकता है, यानी उसको जेल भेजा जा सकता है? यानी कैन डिपार्टमेंट लॉन्च प्रोसिक्यूशन इन केस ऑफ वेयर दे हैव एक्सेप्टेड द रिवाइज रिटर्न फाइल बाय असेसी रेक्टिफाइंग अ मिस्टेक इन द ओरिजिनल रिटर्न ऑफ द इनकम? दिस क्वेश्चन केम अप बिफोर द कर्नाटका हाई कोर्ट इन केस ऑफ द के सुनील बाबू असिस्टेंट कमिश्नर वर्सेस दिस केस लॉ जो है ये केस लॉ था, इसका आईटीआर नंबर दे रखा है। द हाई कोर्ट ऑब्जर्व दैट सिंस द डिपार्टमेंट हैड एक्सेप्टेड द रिवाइज रिटर्न फाइल अंडर सेक्शन 139(5) it was a clear that there was a bona fide mistake in the original return and there was no element of the mens rea। mens rea का मतलब क्या होता है? mens rea का मतलब होता है जानबूझ के नहीं कर रहा था, कोई ऐसा जानबूझ के नहीं कर रहा था। Therefore, the High Court held that department cannot launch the prosecution under section 276C, 277 और 278। उसमें प्रोसिक्यूशन लॉन्च नहीं हो सकता करके, ठीक है। चलिए उसके बाद में एक सेक्शन है, ये आपकी 278 सी से रिलेटेड एक पॉइंट दे रखा है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप चाहिए तो एक बार जैसा दे रखा है वैसा इसको पढ़ लेना कि एक्सप्लेन सेक्शन 278 सी। इसमें मैंने आपको कॉम्पैक्ट में नहीं दे रखा है, 278 ए दे रखा है, बाकी मैंने नहीं दे रखा, तो इसको जैसे क्वेश्चन में दे रखा है उसका आंसर अपन देख लेते हैं। तो देखिए 278 सी एप्लीकेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बाय द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज। अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज है वो अगर कुछ ऑफेंसेस करते हैं तो यहां पे 278 सी सेक्शन है वो क्या बोलती है, तो देखिए As per section 278C subsection 1 of the Income Tax Act 1961, where an offence under Income Tax Act has been committed by the Hindu undivided family, then कर्ता shall be deemed to be the guilty of the offence। तो माना जाएगा कि कर्ता की गलती है, and shall be liable to be the proceeded against and punished accordingly। तो कर्ता को पकड़ के ले जाएंगे वहां पे। However, the कर्ता shall not be liable for any punishment if the proof that offence was committed without his knowledge or that he has exercised all his due diligence to prevent the कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। कमीशन मतलब जो होने वाला हुआ ऑफेंस, उसमें उसने अपना पूरा ड्यू डिलीजेंस लिया था और उसके बाद भी उसको बेचारे को पता ही नहीं था। और ऐसा ऑफेंस अगर मान लो एचयूएफ ने कर लिया तो एचयूएफ ने अगर कोई ऑफेंस किया तो किसको पकड़ेंगे? कर्ता को पकड़ेंगे। कर्ता को है वो पनिश करेंगे, कर्ता को है वो जेल में डालेंगे। बट अगर कर्ता ये प्रूव कर देता है कि भाई मेरी गलती नहीं थी, मैं तो बेचारा करता हूं, मेरी गलती नहीं है, मेरी फैमिली के बाकी लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है करके, ठीक है, उनकी वजह से हुआ है, तो उस केस में उसको छोड़ा जा सकता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है सेक्शन 278C का सबसेक्शन 1 ये बोलता है इनकम वेयर द ऑफेंस अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज been committed by the Hindu undivided family, the karta shall be deemed to be the guilty of offense and shall be liable for proceeded against and punished accordingly. However, the karta shall not be liable for any punishment if he prove that the offense was committed without his knowledge or that he has exercised all his due diligence to prevent the commission of such offense। मतलब उसको ऑफेंस ना होने के लिए उसने उसका पूरा ड्यू डिलीजेंस लिया था। उसके बाद अगली इसकी सबसेक्शन क्या बोलती है? एज पर सेक्शन 278C सबसेक्शन 2, where the offense under the Income Tax Act 1961 has been committed by the HUF and it is proved that offense has been committed with the consent or convenience of or attributable to any neglect of any part of the any member of HUF, such member shall be deemed to be the guilty of that offense and shall be liable to proceed against such punishable accordingly। तो अगर मान लो कोई मेंबर की वजह से हुआ है तो उस मेंबर को पकड़ा जाएगा, धरा जाएगा और मेंबर को जेल में डाला जाएगा। तो दिस इज वन क्वेश्चन, ये अपने उसमें आईसीआई के मटेरियल में क्वेश्चन दे रखा है कि 278C क्या बोलती है अगर ऑफेंस कमिट करता है कोई HUF तो क्या करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कर्ता को पकड़ेंगे, बट कर्ता ये प्रूव कर लेता है कि भाई कर्ता की गलती नहीं है और किसी मेंबर की गलती है तो मेंबर को पकड़े पनिश किया जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन ये दे रखा है, ये क्वेश्चन जो है प्रोसिक्यूशन से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन आपका सेक्शन 276CC से रिलेटेड है। तो आप चाहिए तो एक बार 276CC है उसको एक बार पढ़ लीजिए करके, ठीक है। एक बार 276CC को पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन कर लेते हैं। वापस से एक बार 276CC को पढ़ लेते हैं। तो आ जाइए 276CC क्या बोलता है। चलिए 276CC, पायल कौन सी वाली की बात कर रही हो? चलो इधर देखो, यहां पे 276CC करके एक सेक्शन है। ये क्या बोलती है कि देखिए यहां पे क्या बोला है
कि अगर आपने विलफुल फेलियर टू फर्निश द आरओआई, आपने रिटर्न फाइल नहीं किया ड्यू डेट में अंडर सेक्शन 139(1), 142(11) और 148 में आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो आरओआई फाइल अंडर सेक्शन 139(1) इज फर्निश बिफोर एक्सपायरी ऑफ असेसमेंट ईयर, मतलब असेसमेंट ईयर के एक्सपायर होने से पहले पहले आपने फाइल किया, और अ रिटर्न इज फर्निश बाय हिम अंडर सेक्शन 139(8)(a) विद इन द टाइम प्रोवाइडेड इन दैट सेक्शन, मतलब जो सेक्शन में टाइम दे रखा है उसमें आपने या तो असेसमेंट ईयर एक्सपायर होने से पहले पहले फाइल कर दिया, या फिर आपने जो रिटर्न है वो आपने 139(8)(a) में फाइल किया, and tax payable by the person not being the company on total income determined on regular assessment net of TDS TCS advance tax self assessment tax before expiry is up to 10,000, अगर आपका up to 10,000 ही है तो उस पर्टिकुलर केस में गाइज अगर आप इवेंट आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो, एक सेकेंड, मुझे इसमें एक बार थोड़ा डाउट हो रहा है, विलफुल फेलियर टू फर्निश द आरओआई इन द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1), 142(1), 148, ठीक है। एक बार इसको पढ़ते क्योंकि मेरे को यहां पे कुछ मिसिंग लग रहा है शायद। चलिए, आपका ईवेट टैक्स है वो 25 लाख से ज्यादा है तो 6 महीने से 7 साल तक की जेल होगी, अदरवाइज आपको 3 महीने से 2 साल तक की जेल होगी। अपन इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन से समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि मेरे को लगता है शायद यहां पे कुछ पॉइंट मिसिंग है। चलिए देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए और क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। 11 में क्या दे रखा है एक बार क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, मुझे एक बार वो सेक्शन को देखने दीजिए ना प्लीज। एक बार वो क्वेश्चन को पढ़िए ना प्लीज, मुझे एक बार ये सेक्शन रीड करने दीजिए ना डायरेक्ट से। यस, जिसमें वो सोच रहा था इसमें मिस्टेक क्या है। हाँ गाइस, चलिए मुझे मिस्टेक मिल गई, वो सोच रहा था इसमें कुछ मिस्टेक है। चलिए अब एक बात समझना, यहां पे क्या बोला है, सब लोग इधर देखना, एक मिस्टेक है और मिस्टेक ये है कि लाइक पहले क्या बोला इस सेक्शन में कि विलफुल फेलियर टू फर्निश आरओआई इन ड्यू डेट, आपने ड्यू डेट में रिटर्न फाइल नहीं किया विलफुली अंडर सेक्शन 139(1), 142(11) रिया वाला या 148 में आपने रिटर्न फाइल नहीं किया, विलफुल है करके, ठीक है। और ईवेट टैक्स आपका 25 लाख से ज्यादा है तो 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल, और ईवेट टैक्स अगर 25 लाख से कम है तो 3 मंथ से लेकर 2 साल की जेल प्लस फाइन। लेकिन ये पेनल्टी नहीं लगेगी इस केसेस में, इसको आप ऐसा लिख लो कि नॉट एप्लीकेबल। ये सेक्शन कब नहीं लगेगी, या आप एक्सेप्शन डाल दो, यहां पे ऐसा लिख लो एक्सेप्शन, यहां पे ऐसा मर्ज करके लिख लो एक्सेप्शन। ये सेक्शन कब नहीं लगेगी, एक्सेप्शन, या यू कैन से दैट पेनल्टी इज नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल कब नहीं लगेगी, पहला
तो ROI अंडर सेक्शन 139(1) इज फर्निश्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। मींस आपके असेसमेंट ईयर के एंड से पहले पहले आपने रिटर्न फाइल कर दिया, असेसमेंट ईयर के एंड से पहले पहले आपने रिटर्न फाइल कर दिया, या फिर रिटर्न आपने फाइल कर दिया 139(8) में। आपने अगर 139(8) में रिटर्न फाइल कर दिया तो ये पेनल्टी नहीं लगेगी। या फिर टैक्स पेबल बाय पर्सन नॉट बीइंग द कंपनी, कंपनी को छोड़ के आपका जो टैक्स पेबल आता है ऑन द टोटल इनकम डिटरमाइन ऑन द रेगुलर असेसमेंट नेट ऑफ द TDS, TCS, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स सब मिला के आपका अप टू 10,000 ये अप टू 10,000 तक है, तो ये पेनल्टी नहीं लगेगी, मतलब ये प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। तो मैंने क्या बोला कि देखो, अगर आप विलफुल फेलियर टू फर्निश ROI करते हो ड्यू डेट में, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको जेल हो सकती है। अगर आपका इवेट टैक्स है वो 25 लाख से भी ज्यादा है तो 6 महीने से 7 साल तक की जेल, अदरवाइज 3 महीने से 2 साल तक की जेल। बट ये नहीं होगी कब, अगर आपने रिटर्न है वो 139(1) में फाइल कर दिया असेसमेंट ईयर के एंड से पहले पहले, या 139(8) में फाइल कर दिया, या फिर आपका जो टैक्स पेबल आता है आफ्टर टेकिंग क्रेडिट ऑफ TDS, TCS, एडवांस टैक्स वगैरह नेट सब मिला के आपका टैक्स पेबल है वो अप टू 10,000 है, तो उस पर्टिकुलर केस में जेल है वो आपको नहीं होगी। अब आप देख लीजिए ये क्वेश्चन करके, ठीक है। चलिए अब आप देख लीजिए, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या दे रखा है, द असेसिंग ऑफिसर लॉन्च कंप्लेन अगेन KLM अ पार्टनरशिप फर्म अंडर सेक्शन 276CC of the Income Tax Act 1961 to failure the furnished return of income for the assessment year 21-22 within the due date under section 139(1). The tax payable on the assessed income as reduced by the advance tax paid and TDS deducted was 60,000 tax payable आ रहा है। The appeal filed by the firm against the order of assessment was allowed by Commissioner Appeal (CIT Appeal) and the assessing officer passed an order giving effect to the order of the Commissioner Appeal. The tax payable by firm as per that order of the assessing officer is 8,900। अब एक बात समझना, अब हुआ क्या कि कमिश्नर अपील ने आपकी इनकम मान लो कम कर दी, और उसकी वजह से क्या हुआ, आपका जो टैक्स पेबल है वो सिर्फ 8,900 आ रहा है, 8,900 आ रहा है। The assessing officer has accepted the order of commissioner appeal and has not preferred the appeal against it to the ITAT। ITAT में डिपार्टमेंट नहीं गया। The firm desired to know the maintainability of the prosecution proceeding in the fact and circumstances in the case. Would your answer change if the person against whom complaint was lodged is a company instead of the firm? अगर ये फर्म की जगह कंपनी होती तो क्या आपका आंसर चेंज होता या नहीं होता? अब एक बात समझिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है समझने की कोशिश करना। तो देखिए क्या दे रखा है। सबसे पहले इन्होंने बोला सेक्शन 276CC प्रोवाइड फॉर प्रोसिक्यूशन फॉर विलफुल फेलियर टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम in a case where tax would have been evaded had the failure not been discovered. Since the amount of tax which would have been evaded does not exceed the 25 lakh, the jail can be 3 months to the 2 years. And guys, in addition, fine would also be attracted. However, in a case where return of income is not filed within the due date and prosecution proceeding will not be attracted if the tax payable by assessee not being the company, means other than company, of the total income determined on the regular assessment as reduced by the advance tax if any paid or any tax deducted at source does not exceed the 10,000. So if your net tax payable is not more than 10,000 after taking credit of TDS, TCS, advance tax and all, then ये वाला prosecution नहीं लगेगा। In this case, even though the tax liability of firm as per original order is more than 10,000, however, as a result of order of CIT appeal, it got reduced to 1,000. It is reduced to 1,000. It got reduced to 1,000 नहीं होना चाहिए ना, reduced to 8,000. एक सेकेंड। However, as a result of order of commission, it got reduced to the appeal by affected to the commissioner the tax as per that order of the assessing officer 8,900। यहां पे 8,900 आना चाहिए, 8,900। आप इसको 8,900 चेंज कर लेना, ICA का क्वेश्चन है। चलिए लास्ट 2 मिनट सिर्फ बस। which is less than the 10,000. Therefore, since the tax liability of firm of the final assessment was determined as 8,900, the prosecution proceeding are not maintainable. Now, Guru Nanak Enterprise करके केस लॉ था where the fact were similar. The Supreme Court held that prosecution was unwarranted. prosecution नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये कंपनी होता तो कंपनी के केस में प्रोसिक्यूशन हो सकता था इवन 10,000 से कम है। तो देखिए ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन 276CC करके जो सेक्शन है, ये 276CC सेक्शन क्या बोलती है कि विलफुली आपने रिटर्न फाइल नहीं किया
और उस पर्टिकुलर केस में आपको जेल हो सकती है 6 महीने से लेकर 7 साल तक। अगर मान लो आपका 25 लाख से कम है इवेड वाला टैक्स, तो उसमें 3 महीने से लेकर 2 साल तक। बट ये नहीं होगी कब? अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया, या फिर आपका जो टैक्स पेबल आता है वो नेट सब टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स वगैरह लेके कंपनी को छोड़ के कोई भी एसएससी है उसका 10,000 से कम है, तो ये प्रोसिक्यूशन नहीं होगा करके। ठीक है, चलिए, तो अब आपके जितने भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट आई थिंक मैंने करा दिए। ऑलमोस्ट क्वेश्चन है वो आपको क्लास में करा लिए। तो आपका 13वां हो गया, 12वां हो गया, 11वां हो गया, अब 10वां आप कर लेना। 10वां एक होमवर्क है, जैसा दे रखा है उसको आप रीड कर लेना एक बार। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आप मार्क करना है तो कर लीजिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए ये क्वेश्चन आप एक बार मार्क कर लीजिए। 11वां एक बार करके जाना, जब आप एग्जाम में जाओ तब एलडीआर लिख लीजिए, एक बार आप देख के जाना। क्वेश्चन नंबर 11 एग्जाम में जाओ तब। 11 के बाद मार्क कर लीजिए आप क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। 8 एंड 9 ऑलरेडी आप मार्क कर चुके हो, तो 8 एंड 9 मार्क कर लीजिए बस। अब है ना, 2 क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं, ये आपको जैसे दे रखे हैं ना वैसे आप पढ़ लेना। ठीक है, जो सॉल्यूशन दे रखा है वैसा आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में एंड क्वेश्चन नंबर 4 जैसा आपको दे रखा है वैसा आप इसको पढ़ लेना। बस जैसा दे रखा है वैसा आप इसको समझ के पढ़ लेना। डन। चलिए, पायल भगवानी, चलिए डन। तो ये पेनल्टी वाला टॉपिक था, ऑब्वियसली बोरिंग सा टॉपिक है, इतना अच्छा टॉपिक है नहीं करके, जिसमें क्या देखो, जहां बहुत सारी लिमिट्स है, जहां बहुत सारी चीजें है, वहां पे बोरिंग फील होगा ही। बिकॉज आई कांट गिव एनी लॉजिक बिहाइंड दैट कि भैया 2 साल से लेके मतलब 6 महीने से लेके 7 साल क्यों है जेल। आई कांट गिव एनी लॉजिक बिहाइंड दैट। ठीक है, इसमें जो इंटरेस्टिंग वाला पार्ट था जो मैंने आपको मार्क करके दे दिया है वो आप ध्यान रखना एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए मैंने आपको 270 वाला पेनल्टी है, ये एग्जाम में मेरे को लगता है मोस्ट लाइकली ये इससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 270 से। और दूसरा ये जो पेनल्टीज है वो, अच्छा मुझे एक और डाउट है, और एक और डाउट मुझे 271C सेक्शन में है, मुझे एक बार देखने दो ना, क्योंकि मैंने आईसीआई से लिया है बट मुझे डाउट एक पॉइंट में 71C। हाँ, हाँ, if any person fails to deduct the whole or any part of the tax as required by under the provision of chapter 17B or pay the whole or any part of the tax required by under subsection। अब एक बात समझना, इसका मतलब ये होता है, हाँ सही है कोई दिक्कत नहीं, या तो आपने टीडीएस नहीं काटा या फिर आपने इन सेक्शन में जो टीडीएस, ये पे का मतलब टीडीएस काट के पे नहीं किया वैसा वाला नहीं है। मतलब ये टीडीएस, ये पे का मतलब है कि आपने पे और इंश्योर नहीं किया। या तो आप देखो क्या होता है ना, बहुत बार इन सेक्शन में एक चीज समझना, ये जो सेक्शन होती है 194B 194R 194S 194BA में आपको इंश्योर करना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, या तो खुद की जेब से पे करोगे या फिर आप क्या करोगे, लाइक किसी और से लेके पे करोगे। तो ये उसके लिए बात कर रहा है। ठीक है, ये जो पे वाला वर्ड है, ये पे वाला वर्ड इन सेक्शंस के लिए है। ये वाला जो पे वाला वर्ड है वो इन सेक्शन के लिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट भी देखोगे तो यहां पे पहले लाइन में दे रखा है, इफ एनी पर्सन फेल्स टू डिडक्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ द टैक्स रिक्वायर्ड अंडर चैप्टर 17B दैट इज टीडीएस टॉपिक में डिडक्ट नहीं किया, या दूसरा पे और एंश्योर द होल ऑफ एनी पार्ट ऑफ द टैक्स रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 115, वो तो है ही नहीं आजकल, पहले डीडीटी होता था। दूसरा जो है, ये जो इन प्रोवाइजोस में दे रखा है, ये प्रोवाइजोस में आपने एंश्योर नहीं किया। तो यहां पे मैं एक बात बताऊं, अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग करना है ना तो आप इस पे वर्ड को काट दीजिए। आप यहां पे ये पे वर्ड नहीं आना चाहिए, इस पे वर्ड को काट दीजिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा। तो ये सेक्शन कब लगता है, क्योंकि केस लॉ भी वही बोल रहा था, अभी अपन ने जो केस लॉ पढ़ा था इसमें क्या है, ये सेक्शन में आपको पेनल्टी कब लगती है 271C में, अगर आपने टीडीएस नहीं काटा या फिर आपने एंश्योर नहीं किया, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको 100% ऑफ द टीडीएस अमाउंट जितना पेनल्टी है वो लग सकता है। ये पेनल्टी जॉइंट कमिश्नर लगाएगा, राइट, या ये पेनल्टी सिर्फ जॉइंट कमिश्नर है वो लगा सकता है। यहां दे रखा जॉइंट कमिश्नर, मैंने यहां पे दे रखा जॉइंट कमिश्नर, अपील नहीं, सिर्फ जॉइंट कमिश्नर जो एओ होता है वो ही लगा सकता है ये पेनल्टी। यहां पे पे वर्ड को काट लेना, क्योंकि ये केस लॉ क्या बोल रहा था, अभी जो अपन ने केस लॉ पढ़ा था उसमें एक केस लॉ जो था वो ये वाला यूएस टेक्नोलॉजी,
कि अगर मान लो आपने टीडीएस काटा है लेकिन पे नहीं कर रहे हो तो क्या ये पेनल्टी लगेगी? नहीं, ये पेनल्टी सिर्फ दो ही केस में लग सकती है 271C की पेनल्टी। दो केस कौन कौन से? पहला तो अगर आपने टीडीएस नहीं काटा तो, और दूसरा अगर आपने एंश्योर नहीं किया उन सेक्शन में आपने एंश्योर नहीं किया। इतना आप ध्यान रखिए करके, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें एक्चुअली पे जो वर्ड है ना, ये पे वर्ड यहां पे बेयर एक्ट में भी दे रखा है, बट दिस पे वर्ड इज बेसिकली नॉट फॉर टीडीएस। दिस पे वर्ड इज फॉर दिस 115O, जो पहले डीडीटी होता था ना, उससे रिलेटेड है, बट आजकल तो डीडीटी होता नहीं। तो आप उस पे वाले वर्ड को काट भी दोगे तो चलेगा, पे वाले वर्ड को काट भी दोगे, सिर्फ एंश्योर वाले एंश्योर करना पड़ेगा करके, ठीक है। और एंश्योर, क्योंकि पे वाला वर्ड यहां पे 115O के लिए यूज हुआ था, बट 115O तो अभी रहा नहीं। तो 115O पहले डीडीटी होता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो डीडीटी पे करना पड़ता था, तो पे वाला वर्ड उसके लिए यूज हुआ था। तो आप इस पे वाले वर्ड को यहां से हटा ही दीजिए करके, ठीक है, बेटर रहेगा। आपके इंस्टीट्यूट ने दिया है, नो डाउट, मैंने इंस्टीट्यूट से लिया, इंस्टीट्यूट ने दिया है ये पे वाला वर्ड, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने वहां से कॉपी मारा है। बट आप केस लॉ को देखोगे तो ये पे वाला वर्ड हटा दीजिए, पे वाले वर्ड को हटा दीजिए। तो आप अब ऐसे कैसे याद रखेंगे सेक्शन को? आपने टीडीएस काटा नहीं या फिर आपने एंश्योर नहीं किया तो आपको 100% ऑफ टीडीएस अमाउंट का पेनल्टी इस सेक्शन में लग सकता है। अब एक केस लॉ ये बोलता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये बोलता था कि अगर मान लो आपने टीडीएस काटा है बट लेट जमा कराया, तो क्या ये 271C का पेनल्टी लगेगा? नहीं लगेगा, ये 271C का पेनल्टी नहीं लगेगा, क्योंकि इस केस लॉ में क्या बोला है देखिए, कि द वर्ड फेल्स टू डिडक्ट in that section cannot be read as failed to deposit or pay the tax deducted. Therefore, on correct interpretation of the section 271C, no penalty would be leviable under section 271C on delay of the remittance. मतलब वो पेनल्टी 271C का दो ही केस में लगेगा, या तो टीडीएस नहीं काटा या फिर आपने एंश्योर नहीं किया, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा जो टारगेट तो था कि गार वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए, बट पेनल्टी में बहुत टाइम लग गया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इतना टाइम लगने का, बट आई कांट डू एनीथिंग, बिकॉज 270 जो सेक्शन था इसी में काफी टाइम लग गया, 270A वाले सेक्शन में। चलिए कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आज एक बार थोड़ा रिवाइज करिएगा पेनल्टी वाला, बिकॉज देखो एग्जाम में ना 3 मार्क का अगर कहीं क्वेश्चन निकल गया, 3-4 मार्क का, मोस्टली तो इसी पार्ट से निकलेगा, बट और भी कहीं से आ गया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ब्लैंक हो जाओ, आपको नहीं आता है वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, आना चाहिए। चलो आज नेक्स्ट का पेपर भी है, तो कैसा रहेगा मैं आपको कल बताऊंगा, आपके साथ में शेयर करूंगा जरूर। चलिए थैंक्स अलॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। कल अपन क्या करेंगे तो मैं बताऊं, इस वॉल्यूम में अपना बाकी क्या बचा, इस वॉल्यूम में जो बाकी जो बचा पेनल्टी प्रोसिक्यूशन वाला हो गया, तो मेरे हिसाब से कुछ भी बाकी नहीं बचा। एक तो असेसमेंट प्रोसीजर में छोटा सा एक पार्ट बाकी बचा है, वो अपन कल करेंगे। एक गार वाला टॉपिक है वो कल करेंगे, गार कल करेंगे। असेसमेंट प्रोसीजर का कुछ पार्ट बचा है वो कल करेंगे। रिमेनिंग केस लॉ वाला कल करेंगे। मैं ना टैक्स ऑडिट वाला टॉपिक है वो मैं कल नहीं कराऊंगा, टैक्स ऑडिट वाला टॉपिक है वो कल नहीं कराऊंगा। तो कल अपन एक तो वो असेसमेंट प्रोसीजर का छोटा सा पार्ट बचा है वो करेंगे, फिर गार करेंगे, अपन गार करेंगे। रिमेनिंग केस लॉ वाला, टैक्स ऑडिट वाला मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे एक बार देखना है कि कितना ही कवर हो सकता है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, उस पर मैं थोड़ा काम कर रहा हूं, तो मुझे ये थोड़ा टाइम चाहिए टॉपिक नंबर 14 के लिए, ठीक है। तो कल ये करने के बाद अपन इंटरनेशनल टैक्सेशन पे चले जाएंगे, और इंटरनेशनल टैक्सेशन से एक टॉपिक कर लेंगे, हाँ हो जाएगा। कल मेरे को लगता है ये वाला पूरा पार्ट एक्सेप्ट टैक्स ऑडिट इंटरनेशनल टैक्सेशन से एक टॉपिक हो जाएगा, और अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन से नहीं किया तो आईसीडीएस में कुछ बताना बाकी है, वो मैं बता दूंगा। चलो मेरे को लगता है फ्राइडे तक हो जाएगा, यस फ्राइडे तक हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर, आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। चलिए बाय।